स्वदेश पर आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सृष्टि शर्मा और बेंगलुरु स्टूडियो से मौजूद हैं हमारे सहयोगी विकास कुमार। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट आ चुकी है, लेकिन बाजार की चिंताएं जो जस की तस कायम है। ईरान और अमेरिका अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और कहीं से भी डी एस्केलेशन को लेकर संकेत नहीं आए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ब्लॉकेड है, जो गतिरोध है, वो बना रहे। और इसी के चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में उबाल भी आया। लगभग $100 के ब्रेंट क्रूड के भाव हैं। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो शेयर जो कहीं न कहीं युद्ध के चलते हम देखें कि उनके लिए पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं। एनर्जी हो गया, कोल हो गया। एनर्जी में आप देखेंगे कि पावर वाले शेयर हो गए, फिर कोयला वाले शेयर हो गए, ये तो चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बाइंग हेल्थ केयर में हो रही है, लेकिन ओवरऑल बाजार का जो सेंटिमेंट है वो कमजोर है और बैंकिंग शेयरों की हो रही है पिटाई। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर अगले हम 2.5 घंटे में चर्चा करेंगे। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ के आपको ये भी गाइड करेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक मौके कहां पर बन रहे हैं। खबरों वाले शेयर समझेंगे, रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े अहम ट्रिगर के साथ, जिनके इर्द गिर्द आज बाजार पर हम करने वाले हैं शो में आगे चर्चा। तो अमेरिकी बाजारों से अगर हम संकेत की बात करें तो कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र में गिरावट आई और डाउ की अगर हम बात करें तो डाउ में जो गिरावट रही लगभग 700 अंकों के आसपास की रही और नैस्डैक करीब 400 अंक टूटा है। गिफ्ट निफ्टी आप देखिए करीब 150 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। तो जो चिंताएं हैं ग्लोबल बाजारों की वो लगातार कायम है और क्रूड की सप्लाई को सुनिश्चित करने को लेकर थोड़ी बहुत कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बहुत हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से कोई नरमी आ नहीं रही है। कल तो इनफैक्ट क्रूड भड़का है, $100 के ऊपर फिर से निकल गया है। सप्लाई को लेकर चिंताएं बरकरार हैं। एक चिंता बाजार के लिए और यह है कि एफआईज की 10वें दिन में बिकवाली हुई है और कैश में 7,050 करोड़ रुपए के एफआईज ने शेयर बेचे हैं। तो ये आउटफ्लो जारी है, ये संकट चल रहा है इसके चलते भी। और दूसरी चीज ये भी है कि रुपए की जो वीकनेस है इसने भी कहने की एफआईज के आउटफ्लो को ट्रिगर किया है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आज रहेंगे फोकस में। बायोकॉन को यूएस एफडीए से डायबिटीज की दवा को एक मंजूरी मिली है और आरती इंडस्ट्रीज को $150 मिलियन का एक ऑर्डर मिला है। ठीक ठाक ऑर्डर साइज है, तो आरती इंडस्ट्रीज का शेयर भी आज फोकस में रहने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं बाजार का एक्शन कैसा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो संकेत आ रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से वो गिरावट भरे ही हैं। तो शायद गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम संभलेंगे या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। पर अब ग्लोबल क्यूज को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि देखिए ओवरनाइट जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि डी एस्केलेशन के कोई भी फिलहाल संकेत नहीं है। और अभिषेक कहीं ना कहीं जो कॉमेंट्री निकल कर आ रही है वो थोड़ी सी कंसर्निंग ज़रूर है। इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं कि क्रूड में कुछ भी रिस्पाइट नहीं है। अभिषेक विस्तार से समझाइए क्या कुछ देखने को मिला ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स में। शशि देखिए, बाजार जो है 2-3 लीडर से जिनके बयानों को तवज्जो देगा। अब यूएन में तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ यूएन जनरल सेक्रेटरी की तरफ से निकल के आया है, लेकिन लगता नहीं कि उससे कोई इम्पैक्ट होने वाला है। अल्टीमेटली ट्रंप क्या करने वाले हैं और क्या मुस्तफा खामेनी जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर है, क्या वो झुकने को तैयार हैं, इन्हीं पर मुद्दा टिका है। इस बीच ये भी हुआ है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उनसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। अब ये सारी चीजें छोड़ते हैं, ट्रंप ने क्या कहा है और उसके बाद हमने देखा कि जो सुप्रीम लीडर है उनका क्या कहना है, उसकी बातचीत करते हैं। तो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा, क्योंकि वो इनके लिए ये स्ट्रैटेजिक टूल है उसको बंद रखना। ये कहीं न कहीं उसके जरिए वो प्रेशर भी बना सकते हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि अभी जरूरी ये है, अभी क्रूड के कीमतों को ज्यादा नहीं देखना चाहिए। जरूरी ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़े, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उस पर वो आगे ना बढ़े। और ट्रंप ने ये कहा है और साथ साथ ये खबरें भी आई हैं कि ट्रंप ने थोड़ी सी और रिलैक्सेशन दी है रशिया को। जो सैंक्शंस लगाए हैं उन कुछ सैंक्शंस को उन्होंने रिमूव किया है ताकि ग्लोबल जो ऑयल सप्लाई है वो थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे। और यूएन में ईरान के जो
एम्बेसडर हैं आमिर सईद इरावनी, उनका ये कहना है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करेगा। तो मतलब दो लोगों की तरफ से दो विरोधाभासी बयान आए हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्लोजर तो है। कल ये खबरें भी आई थी कि कुछ भारतीय जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको मंजूरी मिल गई है ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान के सूत्रों के हवाले से हमने देखा कि उसका खंडन भी आता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही असमंजस वाली हैं सृष्टि। और आप क्रूड के प्राइसेस को देखिए, कल $100 के ऊपर की क्लोजिंग हुई और आज हल्की सी नरमी ऊपरी स्तरों से आई है। 99.7 के आसपास के कच्चे तेल के आप लेवल को देखेंगे। अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि गिरावट आई। डाउ जोन्स 750 अंक टूटा। नेस्डेक की बात करें तो 400 अंकों की गिरावट रही है। और हम ये देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर पर दोनों के दोनों इंडेक्स जाके बंद हुए हैं। आज पीसी महंगाई दर के यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आज आने वाले हैं और सालाना आधार पर 3.1% की बढ़त संभव है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह के आते हैं। वैसे इन आंकड़ों पर बाजार कोई ज्यादा रिएक्शन फिलहाल दे नहीं रहा है। पूरा का पूरा मामला शिफ्टेड है जो पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसको लेकर। एशियाई बाजारों की अगर हम चाल की बात करें, जापान के निकेई में लगातार दूसरे सत्र में हमने गिरावट देखी है। करीब करीब 600 अंक नीचे आपको जापान का इंडेक्स निकेई दिखाई देगा। कोरिया की बात करें तो कोरिया में लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरे सत्र में नरमी है। लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। और अगर हम अन्य बाजारों की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि हांगकांग में भी गिरावट है। हालांकि गिरावट काफी सीमित है। चाइना और हांगकांग में लगभग 0.25% के आसपास की नरमी पर आप कारोबार होते हुए देखेंगे। सोने की बात करें तो जिस तरह से हमने देखा है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है या फिर अमेरिका में महंगाई की चिंता है, तो सोने में ऊपरी स्तरों से नरमी आई है और कॉमिक्स पर सोने की कीमतें गिर के आ गई हैं। $5,120 प्रति औंस के आसपास। चांदी हालांकि रेंज में है, $85 प्रति औंस के आसपास के भाव हैं। लेकिन यूएस में बॉन्ड यील्ड थोड़ा स्पाइक हो रहा है, 4.25%। ये 10 साल की बॉन्ड यील्ड के लेवल हैं। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो फिर से 99.5 से 100 वाले जोन में चला गया है, 99.59 टू बी प्रिसाइज। थोड़ी सी चिंता हो जाती है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और भारतीय बाजार के लिए। तो ओवरऑल सृष्टि संकेत जो हैं वो नेगेटिव हैं। आपको गिफ्ट निफ्टी भी नीचे दिखाई देगा। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। एफआईएस की बिकवाली पर ब्रेक लगी नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनातनी बरकरार है और ट्रंप की तरफ से किसी भी राहत के संकेत निकल के आ नहीं रहे हैं। तो बाजार में आज एक फिर से हम मुश्किल दिन जिसके पूरे के पूरे आसार लग रहे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए, एक मुश्किल भरा बाजार जरूर रह सकता है, बट ऐसे बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति? कौन से क्यूज हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं? एफआईएस डीआईएस के डेटा आपको क्या कुछ बता रहे हैं? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और अब स्वागत करते हैं ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस्टर सजीत मंगत का। सजीत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे एफआईआईस और डीआईआईस की पोजिशनिंग समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एफआईआईस की बिकवाली थम नहीं रही है, मार्केट लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि डीआईआईस सपोर्ट तो कर रहे हैं, फिर से एक बार उनकी तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? देखिए एफआईएस का अगर हम देखें तो 7,000 करोड़ का नेट सेलिंग रहा और डीआईएस कल 7,450 करोड़ के आसपास नेट बाय रहे। हाँ, ओवरऑल नेट जो है पॉजिटिव दिख रहा है, बट एफआई सेलिंग जारी है। रुपी में वीकनेस जारी है, उसकी वजह से सेलिंग काफ़ी हो रही है। कमोडिटी मार्केट्स की लिंक्ड भी ये थोड़ा सा चल रहा है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जो बेट्स लिए गए हैं उसमें थोड़ा सा रिवर्सल की वजह से जो कोलैटरल्स हैं वो भी बिक रहे हैं इस मार्केट में। हाँ, मार्केट थोड़ा सा हल्का हो रहा है। अगर हम मार्जिन ट्रेडिंग की बुक देखें तो 4-5 हज़ार करोड़ का मार्जिन ट्रेड का बुक जो है वैल्यू जो है गिर गया है और काफ़ी लोगों ने इसको कम भी किया है अपनी पोजीशंस को। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये देखने को मिल रही है कि प्राइवेट बैंक स्टॉक्स में बिकवाली जारी है। हमने देखा कि कल काफ़ी सारे ब्रॉडर इंडाइसेस जो थोड़े से जैसे आपके निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, उसमें थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली। वहाँ पर वो रिलेटिवली बेटर थे बेंचमार्क इंडेक्स से, तो वहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिल रही है। बट बेंचमार्क में थोड़ी सी सेलिंग है और वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल एनर्जी स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स, एनर्जी और पावर स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स नीचे थे, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स नीचे थे। तो ये सारे स्टॉक्स जो इम्पैक्ट हो रहे हैं क्रूड की वजह से, सप्लाई चेन की वजह से, वहाँ पर आपको बिकवाली देखने को मिल रही है। और हम कुछ दिनों से कह रहे हैं कि
ये सप्लाई चेन का शॉक जो है अभी आने लगा है मार्केट में, और वो एक तरह से अब सारे स्टॉक्स जहाँ जहाँ इम्पैक्ट करेगा, जो कंपनी का सप्लाई चेन इम्पैक्ट करेगा, वहाँ पर हम उसको हमें वहाँ पर एक थोड़ा सा नरमी देखने को मिलेगी उन स्टॉक्स पर। सही सर, लेकिन अगर एफएनओ के संकेतों को देखें तो कल अगर हमने देखा कल के डेटाज में कि 23,600, 23,700, 23,800 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली, तो एफएनओ के संकेतों को देखते हुए निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को, या जो ट्रेडर्स आज देख रहे हैं उन्हें? देखिए, वीकली सेंसेस का वीकली कल ख़त्म हुआ, बट मैं अगर कोई इन्वेस्टर को बताऊंगा तो वो बोलेंगे कि मैं ये बोलूँगा उनको कि वीकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इस दौरान बेसिकली, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कैसे एस्केलेशन होंगे। हाँ, अगर हम ट्रंप के एक्शंस को देखें तो उनके मैक्सिमम एक्शंस जो होते हैं वो वीकेंड की तरफ होते हैं। कल हमने देखा कि ईरान ने कहा कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा कामेनी, उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद रहना चाहिए। तो एक तरह से एक हार्ड लाइन स्टांस लिया गया है उनकी नए सुप्रीम लीडर ने, और इसका मतलब ये है कि अब दोनों साइड अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, और एक तरह से ये एक स्टेटस को हो रहा है जैसे हमारा रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था। शुरुआत में रशिया और यूक्रेन वॉर भी कुछ दिनों के लिए था, पर वो अभी कितने सालों से चल रहा है, ये भी इस तरह से चल रहा है। और ईरान जिस तरह से रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वैसे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ दिनों में बंद होने वाला नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट जो है क्रूड के मार्केट में काफ़ी होने वाला है, और इसकी वजह से हम अब बाज़ार में भी काफ़ी हलचल देखने को हमें मिलेगा। अगर हम कल की ट्रेडिंग की देखें तो कॉल राइटिंग हुई थी 23,600 और 23,700 में, और इसका मतलब ये है कि इस लेवल्स में काफ़ी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मार्केट ये देख रहा है कि यहाँ पर इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट पुट राइटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी कल, हमने देखा कि 23,600 और 23,000 में हुई थी। तो नीचे की तरफ का भी जो है बेस तैयार हो रहा है कि इसके नीचे ना जाए मार्केट, और पुट कॉल रेशियो भी ऊपर बढ़ा कल, क्योंकि पुट राइटिंग्स काफ़ी थी। और उसके अलावा जो हमने देखा कि FIs के जो नेक्स्ट शॉर्ट पोजीशंस थे वो कल 2800 करोड़ के ऊपर थे निफ्टी फ्यूचर्स में, और लगभग 140 करोड़ के ऊपर थे निफ्टी बैंक में। तो वो भी एक चीज़ था, और ओवरऑल मार्केट में जो शॉर्ट पोजीशंस हैं अब वो गिर के 10% के आसपास हो गया, 10.6%। तो मार्केट में शॉर्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। मेरे हिसाब से लोग अपनी पोजीशंस ओवरनाइट नहीं कैरी करेंगे, तो थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी। आज फ्राइडे है तो उसकी वजह से तो आगे जाके हमको उसको देखना पड़ेगा कि कैसे ये प्ले आउट होता है। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल में सर हम फिर से उबाल देख रहे हैं, और ब्रेंट हम देख रहे हैं कि $100 के आसपास कारोबार कर रहा है। इस बीच डेवलपमेंट ये हुआ है कि अमेरिका ने इजाज़त दे दी है तमाम देशों को कि वो रूस से कच्चे तेल को खरीद सकें, ताकि क्रूड के प्राइसेस में स्टेबिलिटी लौटाई जा सके। स्कॉट बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से बयान आए हैं, और हमने देखा भी है कि जब से कुछ सैंक्शंस लिफ्ट किया गया है और भारत को जो 1 महीने का विंडो मिला है रूस से तेल खरीदने के लिए, भारत ने 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा भी है। क्या आपको लगता है सर कि क्रूड सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं अभी भी उनमें प्रॉब्लम रहेगी, या थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे वो? देखिए, IEA ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने $400 मिलियन बैरल का क्रूड रिलीज़ करने की बात की, जिसमें 170 जो है US करेगा, 80 मिलियन बैरल जो है वो जापान करेगा, और बाकी सारी कंट्रीज बाकी करेंगे। ना देख लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कैसे चलता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में डेली जो निकलता है वो लगभग 20 मिलियन बैरल डेली का निकलता है। उसमें हम देख लें कि कुछ क्रूड निकल जाता है, कुछ साइड से निकल जाता है, तो हम देखें कि हफ्ते का जो है लगभग 100 मिलियन बैरल निकलता है वहाँ से। तो जो IEA का जो ये पूरा इमरजेंसी रिलीज़ हुआ है वो 4 हफ्ते के लिए, 3 से 4 हफ्ते के लिए ये काफ़ी है। बट IEA के वहाँ पर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। यह जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है सारे कंट्रीज़ के पास, उनके पास जो रिजर्व्स होती हैं वो क्रूड की भी होती हैं, क्रूड प्रोडक्ट्स की भी होती हैं, और
वहाँ से जो ड्रॉ डाउन होता है उसकी कैपेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, क्योंकि पिछले 4 या 5 बार ही हुआ है कि ये इमरजेंसी रिजर्व्स आईईए की तरफ से निकले हैं। तो वहाँ पर ड्रॉ डाउन कैपेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि आप एक दिन में कितना क्रूड निकाल सकते हैं, और वहाँ पर जो कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमम 6 से 15 मिलियन बैरल्स पर डे की है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो जो क्रूड शॉक आ रहा है 20 मिलियन बैरल्स पर डे का हॉर्मस से, क्या इसको ये कंपनसेट कर पाएगा? शायद नहीं। तो फिर भी कुछ कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर ये उनको प्रॉब्लम होगी इस क्रूड ना मिलने पे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से क्रूड फिर इसलिए भाग रहा है। नहीं तो 400 मिलियन बैरल जो कि हाईएस्ट क्रूड रिज़र्व रिलीज़ है, उसके बाद भी क्रूड भागे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इसको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है कि ये क्रूड काफ़ी होगा इनको अब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरी बात ये है कि 4 हफ्ते का क्रूड रिलीज़ है, ये 4 हफ्ते मार्केट को ये लग रहा है कि 4 हफ्ते से ज़्यादा बर्न होने वाला है। अब आईईए का अगर हम टोटल रिजर्व्स देखें तो 1.8 बिलियन बैरल्स का रिजर्व्स है उनका, उसमें से इन्होंने 400 मिलियन बैरल्स निकाले हैं। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने अपने क्रूड रिजर्व्स को ऑगमेंट भी नहीं किया है कुछ सालों से। तो ये डेटा जो है 2 या 3-4 साल पुराना डेटा है, उसके बाद का कोई नया डेटा आया नहीं है। तो वो भी एक फैक्टर है जहाँ पर जो क्रूड ऊपर जा रहा है। और जैसी हॉर्मस और टाइटर हो रहा है वहाँ पर, जैसे कि ईरान और इसके बीच में जो रेटोरिक हो रहा है ट्रंप के बीच में, ईरान के बीच में, इससे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कर लें शिप्स वहाँ से निकलेंगी नहीं, अगर निकलेंगी तो एट रिस्क निकलेंगी, और उस एट रिस्क से निकलना बहुत मुश्किल है। तो जैसे हमने कल देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ईरानियन प्रेसिडेंट से बात की है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, लोगों की सिक्योरिटी को लेके बात की है। देखते हैं कि कुछ उसमें से निकलता है कि नहीं, क्योंकि भारत के रिलेशन दोनों देशों के साथ इक्वली ही अच्छे हैं। इसराइल के साथ भी अच्छा है और ईरान के साथ भी अच्छा है। तो वो देखने लायक है कि हम इस क्राइसिस से अपने लिए क्रूड निकाल सकते हैं कि नहीं आज के डेट में। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ अहम मुद्दे ज़रूर हैं बाज़ार को वॉच आउट करने के लिए। पर सजीत सर, स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से आज फार्मा कंपनी बायोकॉन फोकस में रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ से जुड़ी जेनरिक इंजेक्शन को मंजूरी मिली है। कितना बड़ा है ये अप्रूवल मिलना, और इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, बायोकॉन को यूएसएफडीए अप्रूवल मिला है लिराग्लुटाइड इंजेक्शन के लिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है। और ये जो इंजेक्शन है लिराग्लुटाइड, वो विक्टोज़ा का जो ब्रांडेड दवाई है उसका जेनेरिक है। ये यूएस मार्केट में रहेगा, और इससे काफ़ी बायोकॉन को इमीडिएटली तो अगले कुछ क्वार्टर्स में कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा। बट ये लिराग्लुटाइड उतना बड़ा नहीं है जैसे बाकी हैं, बट इट्स अ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है, तो वो एक एडेड एडवांटेज रहेगा बायोकॉन के लिए। तो इसके शेयर्स पे आप नज़र रखिएगा कि ये बायोकॉन किस तरह से इसको यूएस में मार्केट करता है, किस प्राइसिंग में करता है, क्योंकि जेनरिक वर्जन मिला है तो प्राइसेस करेक्ट होंगे। तो और इनोवेटर भी अपना प्राइस करेक्ट करेगा, तो इसमें देखना पड़ेगा कि ये साइज़ कितना है मार्केट का। सर, एक और कंपनी आरती इंडस्ट्रीज को लेकर खबर है। इस कंपनी को इंटरनेशनल एग्रो कंपनी से 1400 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। इसे आप कैसे रीड करते हैं? कंपनी के लिए कितना बड़ा बेनिफिट और कितनी बड़ी पॉजिटिव खबर है ये? देखिए, ये जो ऑर्डर है आरती इंडस्ट्रीज का, ये एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स बेचने के लिए मिला है, और लगभग $150 मिलियन का ऑर्डर है जो अगले 4 साल में उनको एग्जीक्यूट करना है। तो आप ये लेके चलिए कि 35 से $40 मिलियन हर साल एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है इस सप्लाई से। तो आरती के लिए ये एक अच्छा मौका है, और उनके ऑर्डर फ्लोज के लिए भी अच्छा है। बट जैसे मैंने कहा कि ये सप्लाई है, बट ये सप्लाई का जो ये कब से शुरू होगा और इसका इम्पैक्ट कैसे होगा वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट क्राइसिस में आप कैसे इसको सप्लाई कर पाएंगे, ये अगले 4 साल के लिए है माना जाता है। बट इसका इम्पैक्ट जो है इसके टॉप लाइन में तो आएगा ही आएगा, और इसकी वजह से जो ग्रोथ आएगी $35 मिलियन की, अगर हम देखें तो लगभग
$10-15 मिलियन एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाली है इसके प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा मार्क आरती के अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस पर एक नज़र रखिएगा कि इसका कैसे ये आगे जाके इसकी अर्निंग्स इंक्रीज़ होती है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे मार्केट में हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़े से रिवाइवल देखने को मिल गई, जहाँ पर काफ़ी गिरे हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छा या ग्रोथ प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, वहाँ पर हमने बाइंग हमें देखने को मिल रही है। तो वो एक है कि आप नज़र रखिए कि ये बॉटम्स अप मार्केट हो गया है, कि यहाँ से जो स्टॉक्स फंडामेंटली परफॉर्म करेंगे अगले कुछ सालों में, वहाँ पर तो आपको बाइंग देखने को मिलेगी। और काफ़ी एनालिस्ट जो हमारे चैनल में आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि काफ़ी वैल्यूएशन हो चुका है। आज के डेट में पी भी काफ़ी होगा गिरा है, बट पी कुछ कंपनीज का गिरने के बावजूद भी हाई है। पर वो कंपनीज में अगर ग्रोथ आपको दिखती है तो वहाँ पर एक मौका है सारे उन कंपनीज को देखने का लॉन्ग टर्म के विजन से। ठीक है सजीत सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम जो बड़े मुद्दे हैं बाजार के सामने उसको लेकर दर्शकों को आपने गाइड किया। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी आज क्या होनी चाहिए, शेयरों में कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे, और उसके बाद हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, बता देंगे आपको कि खबरों वाले शेयर आज के लिए कौन से होंगे। दो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी और अंशुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। प्रदीप, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। अगर हम इस हफ्ते की बात करें अब तक, यानी कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक, तो निफ्टी की गिरावट रही है 3.25% की। निफ्टी बैंक की बात करें, ज्यादा गिरा है निफ्टी बैंक, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट हो गई है। और कुछ मैं पॉजिटिव हैं तो नहीं, लेकिन देखना चाह रहा हूं। नेगेटिव्स ये हैं कि युद्ध खत्म होने को लेकर संकेत नहीं आ रहे हैं, ट्रंप अपने रुख पर अड़े हुए हैं, और एक बड़ा नेगेटिव ये है कि आज शुक्रवार का दिन है। पॉजिटिव ये है कि निफ्टी बैंक दोनों ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है, देखते हैं कि क्या हमारे जो ऑयल टैंकर से उनके लिए सेफ पैसेज सुनिश्चित होगा या नहीं होगा। ये छोटे मोटे कुछ पॉजिटिव्स हैं। आप जरा बताइए कि निफ्टी में आज किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि 23,600 से 23,500 का जो सपोर्ट रेंज है, आज ये भी इंट्राडे में ब्रीच होने के संकेत तो गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। जी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, आपको एंड अंशुल जी को एंड टी9 स्वदेश के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स को या इंडेक्स को मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जितने भी कॉल्स मैं देता हूँ हमारे डिस्क से जनरेट किया जाता है। हो सकता है कि बहुत सारे कॉल हमारे क्लाइंटों को भी हम देते हैं, तो कुछ कॉल उनके पास हो सकता है, हमारे पास नहीं है। देखिए बेसिकली मैं कल भी नेगेटिव था, लास्ट वीक भी नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव ही हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और वॉर तो डेफिनेटली रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और स्पेशली जिस तरीके से कल भी सेलिंग आया है और आज सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी फिर से नीचे है, मुझे लगता है कि अभिषेक जी 23,200 23,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसमें कुछ भी मेरा व्यू चेंजेस नहीं होगा। बाई चांस अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग के बाद थोड़ा बहुत भी ऊपर आता है 23,600 23,700, तो वो एक आज डायलॉग याद आ रहा है, वो कहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो सिचुएशन इज लाइक दैट। क्लियर कट फ्राइडे है, हो सकता है कि गैप डाउन होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग मूव आए, लेकिन वो मूव टिकेगा नहीं, क्योंकि लास्ट 2-3 हफ्ते से स्पेशली हम देख रहे हैं कि फ्राइडे में ऐसे ही थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज़ आता है, लेकिन फ्राइडे मार्केट बंद होने के बाद जो वीकेंड में इतना ज़्यादा न्यूज़ आता है कि मतलब फीलिंग ही नहीं हो रहा है कि ये वीकेंड है। सो कहीं ना कहीं मेरा व्यू नेगेटिव ही रहेगा इंडेक्स लेवल पे। सो निफ्टी मुझे लगता है कि 23,150 जाने के लिए रेडी हो रहा है। ऑलराइट, तो चलिए व्यू नेगेटिव है फिलहाल, और कहीं ना कहीं देखते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, ये ज़रूर समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। पर आइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, ऐसे में कई सारे खेमे हैं जो कि अभी भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और कहीं पे बिकवाली वाले ट्रेड्स भी हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। आइए वो समझते हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ आज के लिए कौन से हैं? नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी। देखिए स्ट्रैटेजी वही सिंपल रहेगी कि ऑन द टिप्स रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करेंगे। कल भी निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन खुली, उसके बाद काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिली। आज भी हम नीचे खुल रहे हैं, प्रोबेबली अब निफ्टी गैप फिल करने जाएगा 23,207 22,923 का जो गैप है
अप्रैल 2025 का इसको फिल करने जाएगा। इसी बीच बैंक निफ्टी भी 54,226 का जो स्विंग लो है वीकली पे इसको टेस्ट कर सकता है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल रहेगी, ऑन द डिप्स जहां भी मार्केट नीचे खुलता है रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। पिछले 3 दिन में 2 दिन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम की कैंडल बनी है, वॉल्यूम राइज रहा है 1350% और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 63 वीक्स के कप एंडल पैटर्न से बड़े वॉल्यूम के साथ। आज सुबह एक 5-7-8 रुपए की डिप मिल जाती है निफ्टी में गैप डाउन की वजह से, तो 990 995 की जोन में इसको बाई करना है। 960 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1050 का टारगेट रहेगा। दूसरा जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है जिस सेक्टर में, वहीं पे बाई रखेंगे। और वो फार्मा लास्ट टाइम हमने इसको 1200 के आसपास 1180 के आसपास बाई किया था 1250 के लिए। 1250 का ब्रेकआउट देके अब सस्टेन हो रहा है तो इस स्टॉक को बाई करना है। 1300 के आसपास कहीं भी सुबह डिप मिल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस 1270 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 1350 का रहेगा। तो औरो फार्मा और आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर हैं। कैप डाउन ओपनिंग में हल्के से नीचे मिलते हैं, इमीडिएटली बाइंग करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर 2 काउंटर्स फिलहाल अंशुल जी की तरफ से आते हुए रिलेटिव स्ट्रेंथ को बाय करके फिलहाल चलेंगे। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला, छोटे से ब्रेक आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के उस पर तमाम ट्रेडिंग कॉल्स जल्द देकर लौटेंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब हम सीधे चलते हैं प्रदीप हल्दर जी के पास। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। आपकी मार्केट स्ट्रेटजी तो हमने समझी, लेकिन आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को आज सजेस्ट कर रहे हैं? जी वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी, आपको, सृष्टि मैम को। आज मैं 2 कॉल लेके आया हूँ, एक बाई साइड रहेगा और एक सेल साइड रहेगा। बाई साइड रहेगा कोल इंडिया। ऑलरेडी कोल इंडिया में हमने पास्ट में भी बहुत बार कॉल दिया है, सारा टारगेट अचीव हुआ है और मुझे लगता है कि कोल इंडिया जिस तरीके से कल का क्लोजिंग आया है, कहीं ना कहीं रिसेंट ऑल टाइम हाइस में बंद हुआ है और कोल इंडिया अभी रिसेंटली 20, 50 एंड 5 मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो पहला टारगेट यहाँ पे 478 एंड सेकंड टारगेट 485 होना चाहिए। आप एक बार 455 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर ओपनिंग थोड़ा बहुत 467 465 के आसपास हो जाता है, थोड़ा नीचे मिलता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाय करने का सलाह रहेगा कोल इंडिया। सेकंड जो कॉल लेके आया हुआ है बारजार पेंट्स। बारजार पेंट्स रिसेंटली 4 टाइम सपोर्ट ब्रेक करके बंद हुआ है। इनफैक्ट बहुत ही वीकनेस है, थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है लेकिन चार्ट बहुत ही वीकनेस लग रहा है। 5 एंड 20 मूविंग जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे है। एमएसडी, आरएसआई, सुपर ट्रेंड ऑल नेगेटिव है। जितने भी टेक्निकल पैरामीटर हम यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 411 आना चाहिए। एक बार 430 का स्टॉप लॉस रहेगा और बारजार पेंट शॉर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज है, एक बाई की कॉल है और एक सेल की कॉल है। आपको ट्रेडिंग के जो आपके स्टॉप लॉस और टारगेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं ताकि आप उसे नोट डाउन कर सकें। कोल इंडिया आपको 478 485 के टारगेट के लिए खरीदना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 455 रुपए का। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको बर्जर पेंट जो है वो सेल करना है और इसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 430 का लगाना है और नीचे की तरफ टारगेट आपको मिल सकते हैं 411 रुपए के। तो ये 2 कॉल्स प्रदीप हल्दर जी की तरफ से आती हुई, दोनों तरफ बाई और सेल दोनों की तरफ जो है वो कॉल्स आती हुई। लेकिन चलिए अब जरा कुछ खबरों की तरफ रुख करते हैं। वो खबरें जो कल बाजार बंद होने के बाद यानी शाम में 3:30 बजे के बाद आई थी और उनका असर आज के बाजार में उनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। रविंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर बताइए कौन सी खबरें हैं जिनको आप लेकर आए हैं आज, जो आपकी लिस्ट में है, जिन पर हमें आज नजर रखनी है और उन्हें नोट डाउन करके रखना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले हम शुरुआत बालाजी एमाइन से ही करते हैं, जहाँ पर आज ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते कंपनी ने कहा है कि मिडल ईस्ट शिपिंग इश्यूज़ और एलएनजी शॉर्टेज के वजह से अमोनिया सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है, जिसके वजह से जो की रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है और इसके चलते कंपनी के कुछ प्लांट्स जो है वो टेम्परेरी शट डाउन हो गए। सो इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर गंधर ऑयल रिफाइनरी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सेम रीज़न के चलते जहाँ पर
मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो बेस ऑयल प्राइसेस है उसमें करीब 20% तक जो है जंप देखने को मिला। साथ ही INR डेप्रिसिएशन ऑफ फ्रेट कॉस्ट भी जो इंक्रीज हुआ है, और कंपनी रिस्क मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पास थ्रू प्राइसिंग, फॉरेक्स हेजिंग और डाइवर्सिफाई सप्लायर्स का यूज़ कर रही है। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। मैक्स फाइनेंशियल की बात करते हैं, यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी जो है 2000 करोड़ का जो है फंड रेज करने वाली है QIP के जरिए। सो ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर मनोरमा इंडस्ट्री, जहाँ पर मनोरमा बोर्ड ने भी जो है 500 करोड़ का फंड रेज के लिए अप्रूवल दे दिया है QIP के जरिए। सो ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। फार्मा स्पेस से बायोकॉन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी है बायोकॉन फार्मा, उसको US FDA से अप्रूवल मिल गया उसके एक ड्रग्स के लिए, और ये जो ड्रग्स है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। JK लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को आसाम में लाइमस्टोन ब्लॉक के लिए जो है माइनिंग लाइसेंस के लिए प्रीफर्ड बिडर डिक्लेयर हुई कंपनी, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कंपनी ने कैटो वर्क्स जो कि जापानीज कंपनी के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। ये जॉइंट वेंचर का मेन फोकस है टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर होगा। सो जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर आज 2 रियल एस्टेट स्टॉक फोकस में रह सकते हैं। फर्स्ट कल्पतरू लिमिटेड और सेकंड गोदरेज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कल्पतरू लिमिटेड में जो यहाँ पर कंपनी ने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है अंधेरी वेस्ट में, जिसका जो एस्टिमेटेड GDV हो करीब 1400 करोड़ का होगा। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। दूसरे रियल एस्टेट की बात करते हैं, यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने 44 एकड़ लैंड पार्सल कोयम्बटूर में एक्वायर किया है, जिसका एस्टिमेटेड पोटेंशियल जो रेवेन्यू है वो 450 करोड़ का होगा। KPI ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर याद रखिए कल स्टॉक काफ़ी फोकस में था। 8.5% की गिरावट के साथ जो है 8.5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर ये जो स्टॉक बंद होते हुए नजर आया, जहाँ पर कंपनी ने एडिशनल 35 MWP सोलर कैपेसिटी एनर्जाइज की है, जिससे कि टोटल ऑपरेशनल IPP कैपेसिटी 589 MWP पर हो गई है। सो इसके चलते ये स्टॉक आज फिर से फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर शैले इंजीनियरिंग, जहाँ पर ब्लॉक डील के चलते ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। यहाँ पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने कंपनी में करीब 2.04% का एडिशनल स्टेक एक्वायर किया है 1878 पर शेयर में। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए। तो आज खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन होगा उसकी लिस्ट आपके सामने रविंदर ने रख दी है। कुछ खबरें तो शुरुआत में जो उन्होंने बताई वो नेगेटिव हैं, जैसे कि बालाजी अमाइंस के लिए, गांधार ऑयल रिफाइनरी के लिए। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ, रचित खंडेलवाल हमारे साथ हैं। रचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जरा बताइए कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी रचित जी, और आप क्या ट्रेड के लिए सजेस्ट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को? अभिषेक सर, आपको गुड मॉर्निंग, मेरे फेलो पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग, और नॉट टू फॉरगेट आज है फ्राइडे द 13th। तो एज ऑलवेज थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहेगी। जैसा कि कल हमने एक ट्रेड निफ्टी पे जिस तरीके से पूरी की थी कि बुल्स विल फाइट बैक और हाई लेवल्स पे और 23,800 लेवल्स पे आके और फिर करेक्शन आएगा, आज भी एट द वेरी फेस ऑफ इट ऐसा ही लग रहा है कि बुल्स एक और फाइट देने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एक बार 23,700 लेवल्स तक निफ्टी आनी चाहिए और फिर क्लोजिंग बेसिस पे आपको एक करेक्शन वापस आता हुआ दिखना चाहिए, जो कि सपोर्ट लेगा कहीं भी 23,260 लेवल्स। और कॉल्स की जहां तक बात है सर, अशोक लीलैंड पे एक सेल कॉल है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरा पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑटो सेक्टर का, उसी थीम पे ये एक सेल कॉल है। 178 पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 186 का, टारगेट होगा 172। और जिस तरीके से हमने देखा है एल्यूमिनियम प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी ठीक परफॉर्म कर रही हैं। हिंडाल्को 970 पे चल रहा है, यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 956 का होगा स्टॉप लॉस और 986 का टारगेट। ऑलराइट, तो चलिए 2 कॉल्स आती है रचित जी की तरफ से। रचित जी, रोज आप आते हैं, रोज मार्केट एक गैप डाउन के इंडिकेशंस देता है और फिर आप नीचे के टारगेट्स देते हैं। एक बार में ही बता दीजिए रचित जी, लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या है? कौन से लेवल्स पे लग रहा है आपको निफ्टी स्टेबलाइज होगा? क्योंकि कल आप बोल भी रहे थे कि आपको भी बार बार ऐसा कॉशियस अप्रोच जो है बताना अच्छा नहीं लग रहा है, आप बुल साइड रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
तो एक बार में ही लॉन्ग टर्म टारगेट्स दे दीजिए रचित जी, बेटर रहेगा। देखिए शशि मैम, पहले तो गुड मॉर्निंग। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ जाती है, आई एम नॉट दैट गुड ऑन द टेक्निकल साइड। मतलब टेक्निकल्स मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। मैं पहले फंडामेंटल्स रीड करता हूँ, पहले जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा रीड करता हूँ, और उसके बाद एक कॉल इनिशिएट करता हूँ। और अगर आप पूछें कि इन ट्रू सेंस अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है, इन ट्रू सेंस अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती हुई दिख रही है तो 21,800 लेवल्स के पहले निफ्टी का कहीं सपोर्ट देख नहीं पा रहा हूं मैं। सीज फायर हो जाती है, बात अलग है। और क्रूड भी जिस तरीके से पोजिशनड है, क्रूड और हायर साइड मूवमेंट करता है ये दिख रहा है। और अगर हम बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से टेंशन और जिस तरीके से एडमेंट ईरान इस बार अपनी सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है, मैं नहीं समझता 156 के पहले क्रूड भी कहीं रुकना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए क्रूड में भी और उबाल आ सकता है, और साथ ही जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, टेंशन्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टैगर्ड मैनर में हम सेलिंग भी ज़रूर देख रहे हैं। पर चलिए रचित जी, वेट रहेगा कि किस दिन आपका ये व्यू बदलता है। उम्मीद है कि जल्दी बदले, थोड़ा न्यूज़ फ्लो बेटर हो, सबके लिए बेटर है। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं कि आज ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स कहाँ पर आई हैं। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग रविंदर, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो यहाँ पे आज सब ब्रोकरेज में सबसे पहले शुरुआत हम यूरो का फोर्ब्स से करते हैं, जहाँ पर यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट निकाली है स्टॉक पर, जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 640 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि वाटर प्यूरीफायर मार्केट जो है FY30 तक अप्रॉक्सीमेटली 12% CAGR से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है। और एयर प्यूरीफायर और वैक्यूम क्लीनर सेगमेंट जो है फास्ट स्केल अप हो रहे हैं, जहाँ से कंपनी पर जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल देखा जा सकता है स्टॉक्स पर। सो इसके चलते ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई रिलायंस इंडस्ट्री पर, जहाँ पर उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो 1750 का रखा है। उनका कहना है कि स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग इन्वायरमेंट से O2C अर्निंग्स जो है बूस्ट हो सकता है कंपनी का। और अगर मिडल ईस्ट जो टेंशन है वो जल्दी ईज भी हो जाए तो यहाँ पर सप्लाई चेन नॉर्मलाइजेशन में टाइम लगेगा, जिससे कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेम मार्जिन्स में जो है स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पर JSW इंफ्रा, जहाँ पर मोतीलाल ने यहाँ पर जो है JSW इंफ्रा पे अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस 360 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कैपेसिटी एक्सपांशन और लॉजिस्टिक्स स्केल अप से जो है FY28 का अर्निंग इन्फ्लेक्शन एक्सपेक्टेड है। और जो कंपनी ने रिसेंटली एक्विजिशन किया था नौकर कंपनी को, उसके सिनर्जीज से जो है लॉजिस्टिक बिजनेस को एग्रेसिवली स्केल अप जो है करने का प्लान है कंपनी का। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो VA-Tech वबाक भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस 1900 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि मिडल ईस्ट टेंशन के बावजूद कंपनी ने जो है ऑर्डर इनफ्लो और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है नॉर्मल है। और FY28 और FY25 और 28 में रेवेन्यू एबिटा पैट में जो है 17%, 22% और 23% CAGR का एस्टिमेटेड है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई इंडिया के डेटा सेंटर्स पर, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो डेटा सेंटर कैपेसिटी है वो FY31 तक करीब 10.5 गीगावाट तक पहुंचने का जो है एक्सपेक्टेशन है। और मैक्रोटेक डेवलपर्स और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट्स जो है ये दोनों स्टॉक ज़्यादा की बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और लोधा के 1 गीगावाट प्लांट में से जो है करीब 21 बिलियन रुपीस का जो है पोटेंशियल रेंटल का एस्टिमेटेड है। सो इसके चलते ये स्टॉक, इस डेटा सेंटर वाले स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर इंडिया एनर्जी पर जो है एलारा कैपिटल की रिपोर्ट आई, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के क्लोजर से LNG डिस्ट्रप्शन से जो ग्लोबल एनर्जी शॉक का रिस्क है, यहाँ पर गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शन का इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स को जो है देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि अगर ये सिचुएशन 3 महीने तक कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर एम्बर का जो EPS है उसमें 30 से 35% तक कट हो सकता है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो EPS है उसमें भी करीब 25 से 30% का रिस्क हो सकता है। वहीं OMCs जो स्टॉक्स जैसे कि BPCL, HPCL और IOCL, इन सब के जो है चैन में जो सबसे वल्नरेबल है। और अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज, ऑयल इंडिया हायर क्रूड प्राइस से बेनिफिट हो सकते हैं और हिंडाल्को को टाइट एल्यूमिनियम मार्केट्स का फ़ायदा मिल सकता है। सो इसके चलते ये सभी स्टॉक फिर से फोकस में रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविंदर, ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर आने के लिए और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब जरा एक एक करके खबरों वाले शेयरों पर और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट
पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और पूछते हैं कि वहां कोई ट्रेडिंग आइडियाज आज अगर निकल कर आ रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, क्या ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायोकॉन से। बायोकॉन की सब्सिडरी बायोकॉन फार्मा को एक यूएसएफडीए अप्रूवल मिला है और ये अप्रूवल जो मिला है वो टाइप 2 डायबिटीज के एक इंजेक्शन के ANDA के लिए मिला है। जो दवा का नाम है वो लीराग्लूटाइड इंजेक्शन है और उसको लेकर यूएसएफडीए का अप्रूवल मिला है। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। अंशुल जी के पास चलते हैं इसको लेकर। अंशुल जी गुड मॉर्निंग, क्या राय आपकी बायोकॉन के ऊपर बनती है? एक पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आ रही है, चार्ट्स भी कुछ कह रहा है क्या? सर गुड मॉर्निंग। देखिए बायोकॉन के साथ एक बहुत अच्छी चीज है, 209 दिन हो गए, 209 हफ्ते हो गए वीसीपी पैटर्न बनाते हुए, लेकिन लास्ट 81 वीक से 400-410 पे जाके ये स्टॉक अटक जाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है मल्टीपल गुड न्यूज़ के बाद। बट एक चीज बहुत अच्छी है कि 10, 20, 50 वीक मूविंग एवरेज राइजिंग है और प्राइस कैच अप कर चुका है। तो इवेंचुअली जिस भी दिन 410 के ऊपर वीकली क्लोज मिलता है, स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। इमीडिएट टारगेट आपका रहेगा 480, 485 की जोन और उसके ऊपर ये 650 तक भी जा सकता है। तो ट्रेड बनेगा जरूर, लेकिन 410 के ब्रेकआउट पे, क्योंकि 81 वीक्स हो चुके हैं, बार बार 390, 410 जोन टेस्ट जरूर करता है लेकिन ब्रेकआउट नहीं ले पा रहा है। तो हम फ्रेश ट्रेड तभी करेंगे जब ये 410 के ऊपर वीकली क्लोज दे देगा। बिल्कुल। तो 410 के ऊपर जब तक वीकली क्लोज नहीं देगा तब तक कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना। एकदम क्लियर स्ट्रेटजी है, क्लियर राय है अंशुल जी की तरफ से। आप इन लेवल्स को निश्चित तौर पे ट्रैक कीजिए। चलिए, एक स्टॉक पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अभी रविंदर हमारे सहयोगी बता रहे थे वाटिक वबा के ऊपर। कल एक खबर आई थी कि चेन्नई में एक बड़ा ऑर्डर मिला है और आज जो है वो MOSL की एक रिपोर्ट आई है जिसमें टारगेट प्राइस जो है वो 1900 रुपए का है। अभी के प्राइस अगर आप देखिएगा वाटिक वबा के तो 1280 के आसपास के प्राइसेस आपको दिख जाएंगे। तो यहां से अच्छा खासा अपसाइड जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है मोतीलाल ओसवाल। क्या राय आपकी बनती है रचित जी? ये आप क्या वाटिक वबा को आप ट्रैक करते हैं? आपके रडार पर है ये, आपकी कवरेज लिस्ट में है ये शेयर, और क्या राय है आपकी इसके ऊपर? विकास भाई गुड मॉर्निंग। वाटेक वबा पे हमने इसी वीक में एक कॉल भी इनिशिएट करी थी जिसका पहला टारगेट हिट हो गया था। अभी भी कॉल कंटिन्यूड है और इस रिपोर्ट के साथ हम बिल्कुल जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरा स्पेस डेवलप हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अभी ये पोजीशनड है 1340 के लेवल्स आपको बहुत इजीली आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है और सस्टेन मैनर में इन क्वार्टर्स टू कम आपको ये 1568 के भी लेवल्स दिखाएगा। उसके बाद ग्रेजुअली इन सम क्वार्टर्स टू कम या 1 से 1.5 साल में मोतीलाल ओसवाल जो टारगेट्स दे रहे हैं वो भी आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। अगर आपके पास पोजीशन है हमारी कॉल इनिशिएट करने के बाद तो बिल्कुल बने रहें, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और कहीं भी अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 1240 लेवल्स के अराउंड है उसके आसपास आता है तो अपनी पोजीशन और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, वाटिक वबा को लेकर ये खबर ये राय होगी ऋषि जी की तरफ से। एक खबर आई है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यानी कि एस को लेकर, ACE, और इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया है कैटो वर्क्स जापान के साथ। टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट बनाने के लिए ज्वाइंट वेंचर है। एक समय था कि हम काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते थे इसके बारे में, एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में, क्योंकि क्रेन वाली ये कंपनी है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह से डिमांड है, शिफ्ट हो रहा है, तो काफ़ी ज़रूरतें भी पड़ती हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मतलब ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा हमने गिरावट भी देखी। एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रदीप आपका व्यू क्या है? क्योंकि ऊपरी स्तरों से नरमी आई है, कल हमने शेयर में थोड़ी तेज़ी देखी है, हालांकि अभी भी लीडिंग कंपनी है क्रेन वाले सेगमेंट में ये। अगर हम चार्ट देखेंगे अभिषेक जी तो ऑलमोस्ट 2023 के आसपास एक 787 में सपोर्ट लिया था, वही सपोर्ट फिर से रिपीट किया था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही, और इस बार भी जनवरी मंथ पे भी। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल चार्ट में ना एक नेगेटिव सेलिंग प्रेशर, एक वीकनेस ऑलरेडी है और रिसेंटली 20 मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे भी आया है। चार्ट वीकनेस है वीकली चार्ट में एंड मंथली चार्ट में भी, और 20 मूविंग एवरेज के नीचे आना अभी 865 के आसपास है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार ना फिर से हमें 835 830 तक आ सकता है, लेकिन 780 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर किसी के पास भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है तो 780 आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा। जब भी स्टॉक ऑलमोस्ट 915 क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पे कुछ भी मूव आ सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव व्यू अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है।
ठीक है, पॉजिटिव व्यू नहीं है अभी एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर। कुछ कुछ रियल एस्टेट कंपनीज को लेकर भी हम देखने की खबरें हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक प्रोजेक्ट के लिए कोयम्बटूर में 44 एकड़ की जमीन खरीदी है और इससे करीब 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू संभव है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि काफी ज्यादा गिरावट आई थी, लगभग 2,500 रुपए का शेयर था ये, वहां से गिरते गिरते 1,500 रुपए के भी नीचे चला गया था जनवरी में। थोड़ी रिकवरी आई इसमें, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं लौट पा रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। अंशुल जी जरा स्टॉक चेक कीजिए। खबर तो पॉजिटिव है, हालांकि कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल उससे नहीं है। क्या करना चाहिए इसमें? सर रियल एस्टेट एज एन इंडेक्स भी काफी वीक है और गोदरेज प्रॉपर्टी भी काफी वीक है। 19 मंथ्स में 56% का करेक्शन हो चुका है। बाउंस बैक एक्सट्रीमली वीक है और वापस से रीटेस्ट करने 1478 के लेवल्स जा सकता है। वहां पे अगर डबल बॉटम बनता है तो किसी तरह की रिकवरी आ सकती है, बट है कि पहले 1478 के लोअर लेवल्स टेस्ट करने जाएगा, उसके बाद ही किसी तरह की बाउंस बैक बनेगी। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर ये व्यू देखिए। क्या है ना कि जहां पर कन्विक्शन हो हमारे एक्सपोर्ट्स का, जहां पर लग रहा हो कि नहीं खबर बड़ी है और वाकई स्टॉक में अगर तेजी आती है तो वो सस्टेन कर पाए, उन्हीं पे आप फोकस करके चलिए। प्योरली ये मार्केट ना मतलब इंट्राडे बेसिस पर प्ले करने के लिए तो अच्छा है। थोड़ा भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन के ट्रेड में मतलब आपको बहुत ही पुख्ता ट्रेड ही लेनी चाहिए। एक और कंपनी को लेकर न्यूज आई है और ये भी वॉर रिलेटेड ये ऑपरेशन डिसरप्शन ये झेल रही है, गांधार ऑयल रिफाइनरी। और इनका ये कहना है कि क्रूड में जिस तरह की तेजी आई है, रुपए में कमजोरी के चलते हम देख रहे हैं कि इनके ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं और जो माल भाड़े जो बढ़े हैं उसके चलते भी ऑपरेशंस पर असर पड़ रहा है। अब गांधार ऑयल ये वाइट ऑयल बनाने वाली कंपनी है, क्रूड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल ये करते हैं और जिसका कि हम देखते हैं कि कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कुछ कुछ पेस्टिसाइड वगैरह में भी यूज होता है वाइट ऑयल का। गांधार ऑयल को लेकर आपका व्यू रची जी, आपने निश्चित तौर पर थोड़ा स्टडी तो किया होगा। ईयर टू डेट लगभग 15-20% शेयर नीचे है ये। सर बिल्कुल नीचे है और अभी जिस तरीके से ये पोजिशनड है बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा है। इसमें एक और चीज हमें ऐड कर लेनी चाहिए कि इनके अगर हम मार्केट स्टडी करें तो अराउंड 80% इनका एक्सपोर्ट मार्केट है। और जिस तरीके से हम इंटरनेशनल पूरा जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मार्केट्स और इनकी सेल्स पे भी डेंट आता हुआ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दे आर टू थिंग्स एक्टिंग टुगेदर। एक तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रॉब्लम बन रहा है, प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम बन रहा है और सेल्स भी प्रॉब्लम बन रहे हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग जरूर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू ही रहना चाहिए। 130 पे ये प्लेस्ड है और कहीं ना कहीं कोशिश ये जरूर करेगा कि 124 ऑड लेवल्स पे सपोर्ट ले। अगर नहीं लेता है तो फर्दर पेन आपको देखने को मिल सकता है और फिर 108 के पहले कहीं भी इसमें सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अभी ये अच्छा फॉल रजिस्टर आपको करता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रखेंगे नज़र, बट आज खबरों के लिहाज से HFCL भी फोकस में रहेगा क्योंकि अभी कुछ समय पहले खबर आई है जहाँ पर कंपनी ने बताया है कि उनकी एक सब्सिडरी को 10,150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है HFCL के लिए। क्योंकि आप देखिए अगर कंपनी की मार्केट कैप ही अगर आप देख लें तो वो 11,000 करोड़ के आसपास है, उसमें से 10,000 करोड़ का तो इनको एक ही ऑर्डर विन मिल गया है। इनकी ओवरसीज सब्सिडरी को ये ऑर्डर मिला है ऑप्टिकल फाइबर के लिए, 5 ईयर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट है ये और काफ़ी बड़ा ऑर्डर विन। HFCL आज शायद मौका भी ना दे आपको एंट्री का क्योंकि बहुत बड़ी खबर फिलहाल दिख रही है। पर फिर भी एक बार अंशुल जी आपका व्यू HFCL पे कैसे देख रहे हैं आप इसे? आमतौर पे हम इसकी इतनी चर्चा करते हैं नहीं, बट आज काफ़ी बड़ा ऑर्डर विन मिला है और इसी के साथ साथ जो बाकी ऑप्टिकल फाइबर्स में प्लेस है जिसमें स्टरलाइट टेक भी एक नाम है, उन पे भी व्यू दे दीजिए क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा ऑर्डर विन मिलता है तो सेंटिमेंट पूरे सेक्टर के लिए थोड़ा सा चेंज ज़रूर होता है। देखिए HFCL के साथ प्रॉब्लम ये है कि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बिल्ड है। 16 महीने में 65% करेक्ट हुआ है। हालांकि पिछले 4 महीने में कोई डाउनसाइड नहीं बनी है और मंथली चार्ट पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। एक बाउंस बैक जरूर आपको मिल सकता है। ऊपर में मंथली पे स्विंग आई है 80.07, यहाँ तक के लिए एक बाउंस बैक मिल सकता है। वो निकलता है तो बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा 88 रुपीज तक। लेकिन जो दूसरा नाम आपने लिया स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। 29 दिन में 118% रिटर्न मिल चुका है।
एक्सटेंडेड है ऑन द पुल बैक्स, इसी में अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे एसटीएल टेक में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वीक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो स्ट्रॉन्ग मार्केट में और तेजी से चल सकता है। ऑन द डिप्स कहीं भी 190 188 इस जोन में मिलता है तो एसटीएल टेक ज्यादा अच्छा बाय रहेगा कंपेयर टू एचएफसीएल। पर रखेंगे नज़र। एचएफसीएल पर आज दिख सकता है एक्शन, तो इस काउंटर को रेडार पे आप ज़रूर रखिए। बट इसके अलावा आज फर्टिलाइज़र काउंटर्स पर भी कहीं ना कहीं फोकस ज़रूर रहेगा, क्योंकि सरकार अब फर्टिलाइज़र और यूरिया का जो कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल है उसको किस तरीके से, उसकी सप्लाईज को किस तरीके से इंश्योर किया जाए, यहाँ पर सरकार थोड़ी एक्टिव होती हुई दिखी है। और अब चाइना से हमने कुछ टर्म्स जो हैं साथ बैठाने की मांग की है। प्रकाश के पास चलते हैं पूरी जानकारी के लिए, जो कि हमें बताएंगे कि फर्टिलाइज़र काउंटर्स के लिए क्या है बड़ी खबर। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो जानकारी हमें मिल रही है। उसके हिसाब से सरकार ये प्रयास कर रही है कि खरीफ सीजन से पहले फर्टिलाइजर खासकर यूरिया के पर्याप्त स्टॉक देश में हो, ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो, और इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से चाइना से इस बात के लिए संपर्क किया गया है कि वो कुछ यूरिया कार्गो जो है वो इंडिया को अवेलेबल कराए, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से सप्लाई रिलेटेड डिसरप्शंस हैं, और साथ ही साथ जो गैस बेस्ड यूरिया प्लांट्स हैं उसको गैस की पर्याप्त सप्लाई इस वक्त नहीं हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको गैस सप्लाई जो है उसमें कटौती की गई है। 70% के आसपास गैस की सप्लाई की जा रही है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए और इसकी वजह से यूरिया प्रोडक्शन में जो कमी आएगी उसको ध्यान में रखते हुए चाइना से संपर्क किया गया है कि जो उसका एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है उसमें कुछ ढील दे और एडिशनल कार्गो जो है वो इंडिया को उपलब्ध कराए। हालांकि सरकार का ये कहना है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि कुछ दूसरे ग्लोबल सोर्सेस को भी अप्रोच किया जा रहा है एज ए बैकअप प्लान, ताकि सफिशिएंट स्टॉक की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी हो खरीफ सीजन से पहले, और उसी प्रक्रिया में ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी बनी है जो कि इस बात की समीक्षा कर रही है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को कैसे सफिशिएंट गैस की उपलब्धता कराई जाए ताकि यूरिया प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना हो, और तमाम इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त कर रही है कि देश में सफिशिएंट फर्टिलाइजर स्टॉक उपलब्ध है इस वक्त, और खरीफ सीजन में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वक्त जो स्टॉक है वो करीब 17.7 MMT के आसपास है, और जो भी डिमांड होगा खरीफ रिलेटेड डिमांड उसको पूरी की जा सकती है। लेकिन जो ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो एक बैकअप प्लान के तौर पे है, ताकि किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन बनती है उसमें सरकार खरीफ सीजन के दौरान जो किसानों की जरूरतें होगी उसको पूरी कर सके। लिहाजा ये बैकअप प्लान के तौर पे ये रणनीति अपनाई जा रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर के चलते आज फर्टिलाइजर काउंटर्स पर भी रहेगी नजर। पर चलिए फिलहाल इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पर जल्द जुड़ेंगे और मार्केट के प्री ओपन रेट्स को भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मार्केट लाइव में आपका स्वागत है। और अगले 1.5 घंटे अब आपके लिए काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि बाजार की अब प्री ओपन के लेवल्स आने वाले हैं। थोड़ी देर में मार्केट्स खुलेंगे और उसके बाद का ट्रेड आपको ये बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन आज क्लोजिंग की तरफ या फिर आज फ्राइडे के दिन जो 13 तारीख भी है, रचित जी ने जैसा बताया कि 13 तारीख भी है और फ्राइडे का दिन भी है, तो आज मार्केट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इन सब के बीच हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी रहेगा और उस पैनल से हम लगातार बातचीत करके ये आपको बताते रहेंगे कि कमाई के मौके कहां हैं। तो थोड़ी देर में प्री ओपन के लेवल्स आएंगे और इनफैक्ट जो सेटल होने वाले लेवल्स होंगे वो आएंगे। अभी तो जो दिख रहा है वो 188 अंकों की गिरावट दिख रही है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से संकेत इससे भी ज्यादा की गिरावट के थे। 188 थोड़ा इसको सेटल होने देते हैं, कभी 130 से 180 के बीच में जा रहा है, तो इसको सेटल होने देते हैं और उस बीच हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स पर। तो आज क्रूड का एक्शन काफी ज्यादा रहने वाला है। $101 के आसपास ब्रेंट पहुंच चुका है। अब ऐसे में जितने भी क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन पर इंपैक्ट एक निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। RIL एक स्टॉक फोकस में रह सकता है, लगातार गिरावट की मार झेल रहा है। और आज एक रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की और उसमें उन्होंने कहा है कि 1750 के टारगेट के साथ
बाई रेटिंग को मेंटेन कर रहे हैं। कितने अग्री करते हैं रचित जी, और आरआईएल पर उनका क्या व्यू है, जरा उनसे एक बार समझते हैं। रचित जी, आरआईएल पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये जिस तरीके से अभी पोजीशनड है, बहुत सारा मतलब अगर उस रिपोर्ट को जैसे कि अभी एक्सप्लेन भी हम होते हुए देख रहे थे, अच्छी लग रही है बहुत। आरआईएल अगर आप देखें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, अपने आप में बहुत सारे सेक्टर्स का लीडर है। और इसमें बस प्रॉब्लम एक ही आ रही है, आप देखें कहीं भी ये 1435 लेवल्स पे ना एक सप्लाई आ रही है। उस सप्लाई को जब तक ब्रीच नहीं करता है तब तक लोअर लेवल्स पे ही आपको एक बार ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 1345 लेवल्स पे एक सपोर्ट है जो आपको देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के साथ हम जाना जरूर चाहेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि एक बार ये सप्लाई जोन जो है 1435 का, इसको ब्रीच करे। इसको जैसे ही ब्रीच करेगा आपको फर्दर अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको 1580 ऑड लेवल्स तक लेके जाएगा। फिर जब तक वॉर कूल ऑफ होता है और सारी सिचुएशन आपको थोड़ी नॉर्मलाइज होती हुई दिखेगी, ये लेवल्स जो मोतीलाल ओसवाल आपको बोल रहे हैं वो भी देखने को जरूर मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय आपको आती हुई रचित जी की तरफ से आरआईएल के ऊपर। अच्छा, एक स्टॉक पर फोकस करते हैं, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के ऊपर। एक पॉजिटिव खबर आई है कंपनी को लेकर कि एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने अंधेरी वेस्ट मुंबई में जो है वो अग्रीमेंट साइन किया है, और जो एस्टिमेटेड ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है ना, जो जीडीवी वैल्यू है वो है 1400 करोड़ की। यानी काफी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो रीडेवलपमेंट में जा रहा है, और उसके इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसका इन्होंने रीडेवलपमेंट का अग्रीमेंट साइन किया है। अंशुल जी से एक राय लेते हैं कल्पतरु के ऊपर। अंशुल जी, जरा एक बार चेक करके बताइए, चार्ट्स कुछ कहते हैं क्या? तो मार्केट न्यूट्रल काउंटर है, पॉजिटिव पैटर्न बना रहा है। 63 वीक्स हो चुके हैं कपलैंडल पैटर्न डेवलप करते हुए। करंट वीकली कैंडल हैमर बन रही है, तो कुछ अपसाइड आपको मिल सकती है 1230 1232 और जोन तक। उसके ऊपर निकलता है तो फिर नेकलाइन पे जाएगा 1325, और नेकलाइन है पूरे पैटर्न की 1325, वहां तक की एक अपसाइड पॉसिबल है। अगर ब्रेकआउट उसके ऊपर बना तो स्टॉक स्ट्रक्चरल बुल रन में चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए पहला टारगेट पकड़िए 1250 के आसपास का, उसके ऊपर निकलता है तो 1325। 1250 और 1325 के टारगेट होंगे। कल्पतरु, आपने टारगेट किसके बताए अंशुल जी? कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, KPIL, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, बढ़िया है। ये आपके सामने वो शेयर आ गया है, और ये टारगेट स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन कल हमने देखा कि पावर शेयरों में बड़ा बढ़िया मोमेंटम रहा, और अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, टोरेंट पावर हो, तमाम जो पावर वाली कंपनीज हैं उनमें हमने रौनक देखी। एक तो क्या है कि हीट वेव की शुरुआत हो गई है, तो वैसे भी पावर डिमांड बढ़ने वाली है। इस साल उम्मीद है कि पीक पावर डिमांड ज़्यादा रहेगी पिछले साल के मुकाबले। और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप लोगों को पता करेंगे तो पता चला कि नहीं, लोग अपना गैस के नॉब को बंद करके अब इंडक्शन पर शिफ्ट हो गए हैं। तो एक डिमांड वहाँ से भी निश्चित तौर पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कौन सा शेयर आपको प्रदीप बेहतर लग रहा है अभी? किसी को अगर मान लीजिए नई बाइंग करनी हो, क्योंकि कल तो सारे के सारे शेयर ही चल रहे थे, नया खरीद कहाँ करना है? अभिषेक सर, कल ना हमने मिड कैप शो में कॉल दिया था टाटा पावर का, और उसमें टारगेट भी आया था 408 का मैंने दिया था। तो उसमें बाद में तो मेरे को अपडेट देने का मौका नहीं मिला था, तो उसमें कल टारगेट आ गया था। सेकंड थिंग, टाटा पावर का अगर चार्ट देखेंगे, बार बार 410-11 के आसपास आके ना थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो इस बार अगर टाटा पावर 410-11 एंड अबव एक बार सस्टेन हो जाता है तो सीधा सीधा 440 एंड 480 आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 392 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 412 410 का जो जोन है वो। मुझे अदानी पावर का भी चार्ट अच्छा लगता है, लेकिन अदानी पावर थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा करता है। सो कहीं ना कहीं अदानी पावर भी आपको ऑल टाइम हाई एक बार आते हुए दिखाई देंगे 170 एंड अबव। सो ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा टाटा पावर के साथ। ठीक है, टाटा पावर पसंद है प्रदीप को। 400 रुपये के ऊपर ये शेयर निकल के कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। रचित जी, HDFC बैंक पर मुझे व्यू चाहिए, क्योंकि HDFC बैंक कल हमने देखा कि ये 52 हफ्ते के निचले स्तर पर चला गया था, 820 रुपये का लो बनाया, थोड़ा रिकवर किया इंट्राडे में। HDFC बैंक, क्या आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से एक बेहतर बेट, आकर्षक बेट हो सकता है? अगर बहुत अच्छा, बहुत लंबा नहीं तो 6 महीने, साल भर में भी ठीक ठाक पैसे कमा के दे देगा?
अभिषेक सर, जिस तरीके से अभी आप देखिए HDFC बैंक फंक्शन कर रहा है और 900 ऑड लेवल से जो एक सपोर्ट था जिसको ब्रीच करके कंटिन्यूसली लोअर साइड ही जा रहा है। इसके पहले हम देखें, कहीं ना कहीं एक न्यूज डेवलप हो रही थी पिछले क्वार्टर से ही कि LDR रेशियोज जो हैं वो HDFC बैंक के एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ अब देखिए, कल हमने जो इन्फ्लेशन देखा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ावा आया है, फ्यूल और पावर प्राइसेस के कारण हम और भी इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखेंगे। जो RBI है वहां से टाइटनिंग आएगी। मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग स्पेस में अभी कहीं भी एक रिस्पाइट देखने को नहीं मिलना चाहिए। जिस तरीके से पूरी पोजीशन है, एक साइड से आपको टाइटनिंग मिलेगी, एक साइड से आपको डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। और कुछ कुछ जो हमने इस क्वार्टर में अब देख लिया, बहुत सारी कंपनीज प्रॉब्लम में आ रही हैं। कुछ कुछ जगह आपको लोन रीपेमेंट्स और एक रीस्केड्यूल होते हुए भी दिखेंगे। बैंकिंग का पेन अभी नहीं खत्म होता और 61,000 लेवल से ही आपके चैनल के माध्यम से हम शॉर्ट रहे हैं। HDFC बैंक के लिए मैं बोलूंगा अभी आपको फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहीं भी 786 के पहले या 790 लेवल्स के पहले कंफर्ट नहीं मिल रहा है। फर्दर सेलिंग प्रेशर अभी आता हुआ दिख रहा है और वहां पे पहुंचने के बाद भी हमें एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कि अभी अगर सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखे तो हम इसमें पोजीशन बनाएं, अदरवाइज थोड़ा दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बैंक यहाँ पर रखेंगे नज़र। बट इसके अलावा जो है आज कुछ केमिकल काउंटर्स की भी हम चर्चा कर रहे थे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स तो रहेंगे ही फोकस में, बट केमिकल स्पेस से प्रदीप एक बार आरती इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू, क्योंकि देखिए पिछले लगातार 4 दिनों से आरती इंडस्ट्रीज में अच्छा मूव है और कल तो एक बड़े ऑर्डर विन की भी खबर आई थी। कैसे देख रहे हैं आप इस अप मूव को? क्या ये अपने रेजिस्टेंस 460 को पार करके निकल सकता है? देखिए ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। एक रेजिस्टेंस 472 के आसपास मैं देख पा रहा हूँ। 472 क्रॉस होने के बाद उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 520 550 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा। और ऑलरेडी 5, 9, 10, 20 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस होता है डेली, सब कुछ इसके ऊपर ही चल रहा है। सो पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक बार जो रेजिस्टेंस है इसके लिए वेट करना पसंद करूंगा। चलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच। आरती इंडस्ट्रीज में फिलहाल एकदम से जंप ना करें, ये फिलहाल राय आती हुई। आज देखते हैं किस तरीके का एक्शन रहता है। पर चलिए अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का आज के नवरत्न स्टॉक। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, आज के नवरत्न में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे बालाजी एमाइंस फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने कहा है कि मिडल ईस्ट शिपिंग इशू और LNG शॉर्टेज के चलते अमोनिया सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है और इस वजह से की रॉ मटेरियल्स की जो है उसकी शॉर्टेज हो गई, जिसके चलते कंपनी का कुछ प्लांट जो है टेम्पररी शट डाउन करने पड़े। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। दूसरे स्टॉक की बात करें, HFCL आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। कंपनी को यहाँ पर जो है कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया ऑप्टिकल फाइबर केबल सप्लाई करने के लिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 10,159 करोड़ का, जो कि काफ़ी जो है बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो फार्मा स्पेस से बायोकन फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी की सब्सिडरी को US FDA से जो है एक ड्रग के लिए उनके लिए अप्रूवल मिल गया और ये ड्रग जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो JK लक्ष्मी सीमेंट भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर असम में लाइमस्टोन ब्लॉक A और B के लिए जो है माइनिंग लाइसेंस के लिए कंपनी प्रीफर्ड बिडर जो है डिक्लेयर हुई है और इस ब्लॉक्स का टोटल एरिया जो है करीब 405 हेक्टेयर है। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें, कल्पतरु लिमिटेड फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को ने जो है एक अंडरी वेस्ट में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है और इस प्रोजेक्ट का जो GDV है वो करीब 1400 करोड़ का है। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने 44 एकड़ लैंड पार्सल जो है एक्वायर किया है कोयम्बटूर में, जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल 450 करोड़ का है। KPI ग्रीन की बात करें तो यहाँ पर KPI ग्रीन आज फिर से फोकस में रह सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ के चलते, जहाँ पर कंपनी ने एडिशनल 35 MWP सोलर कैपेसिटी जो है एड ऑन किया है और ऑपरेशनल IPP कैपेसिटी अब जो है 589 MWP पर हो गई। सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कल भी स्टॉक्स में जो है इंट्राडे बेसिस पर 10% से ज़्यादा की यहाँ पे तेजी देखने को मिली और आज भी जो है प्री मार्केट में 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। मैक्स फाइनेंशियल की
बात करें तो यहाँ पर कंपनी बोर्ड जो है यहाँ पर 2000 करोड़ का फंड रेज करने वाली QIP के जरिए, सो इसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। आखिर में यहाँ पर यूरो का फोकस में रह सकता है पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट के चलते, जहाँ पर UBS ने जो है इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग के साथ, और इसमें टारगेट प्राइस जो है 640 का रखा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस जो है 445 का है, जो जिसमें जो है करीब 44% का जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि वाटर प्यूरिफायर्स और सर्विस कंपनी में सर्विस बिजनेस में कंपनी का स्केल एडवांटेज को अंडर अप्रिशिएट कर रही है, और FY25 से लेकर 28 में रेवेन्यू CAGR जो है करीब 13% का हो सकता है। सो इस पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते यूरेका फोर्ब्स भी फोकस में रह सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो इन सभी काउंटर्स पर रहेगी नजर। बट रचित, एक क्विक सवाल आपसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दो चीज़ें, एक तो फिलहाल अभी कुछ समय पहले एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, दूसरा कारण है कि जो पूरा फ्यूल और एनर्जी सप्लाई को लेकर डिस्ट्रप्शंस हैं, अब कुछ एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मान रहे हैं कि EVs में फिर से इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा। किन लेवल्स पे टाटा मोटर्स अट्रैक्टिव लग सकता है? देखिए, अगर हम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें और जिस तरीके से हमने देखा था, एक हम ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे EU इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भी, बट कहीं ना कहीं चीजें उस तरीके से नहीं होती हुई दिखी हैं। ये बात सही है आपकी कि EV की तरफ वापस एक रुझान, और इनफैक्ट आपको बताएं हमारे जनरल कॉन्वर्सेशंस में भी ये सब बातें आने लग गई हैं वापस से कि अगर ऐसा होता है तो इट्स बेटर वी गो विद EV एंड एवरीथिंग इन प्लेस। टाटा मोटर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट कर चुका है, और इन लेवल्स पे अब कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट जरूर दे रहा है ये। अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा करेक्शन कहीं भी आपको 312 316 की रेंज में दिखता है, एक बार अपनी पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिस्पाइट देगा, इसमें एक अप ट्रेंड आपको जरूर देखने को मिलेगा। बहुत नियर टर्म में 348 लेवल्स और 348 लेवल्स के सस्टेन होने के बाद आपको ये 424 लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को लेकर ये व्यू हो गया। देखिए सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे ईयर टू डेट गिरावट के शिकार हो रहे हैं। स्पेशली अगर आप 4 व्हीलर्स देखेंगे तो वहां पर गिरावट ज़्यादा है, और उसमें भी टाटा मोटर थोड़ा सा ना बाकियों के मुकाबले गिरा कम है। पहले काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था, ये रीज़न हो सकता है। लेकिन चलिए, बाजार की शुरुआत होने वाली है, और निफ्टी के जो प्री ओपन के जो लेवल सेटल हुए हैं वो हैं 23,450 के आसपास का। तो इस हफ्ते की जो हमने शुरुआत की थी, यानी कि पिछले शुक्रवार की जो क्लोजिंग थी वो थी 24,450 के आसपास की। तो वहां से 1000 अंक नीचे तो आ गया निफ्टी। 23,500 का लेवल भी आज टूट जाएगा प्री ओपन में। अब देखते हैं कि वहां से सपोर्ट लेके बाजार चलता है या नहीं चलता है। ये एक चिंता बाजार के लिए निश्चित तौर पर बनी रहेगी। लेकिन निफ्टी बैंक की गिरावट कहीं ज्यादा रही है, और आप देखिए आज फिर से करीब 500 नीचे खुलने के संकेत मिल रहे हैं। तो जो शुरुआत हो रही है वो निश्चित तौर पर बाजार की नेगेटिव हो रही है। चलिए, शुरुआत हो गई है। निफ्टी की जो गिरावट है वो है 182 अंकों की, 23,450 के आसपास खुला है। गिरावट थोड़ी सी बढ़ रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 500 अंक फिर से टूट गया, और 55,000 का लेवल तोड़ के अब 54,500 के आसपास हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा आपको। सेंसेक्स की गिरावट लगभग 600 अंकों के आसपास की है, और ये पिक्चर निश्चित तौर पर आपको अच्छी तो नहीं लगेगी। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बाजार में आपका शेक जरूर होगा। दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चलिए स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, और वहां पर देखते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या होता हुआ नजर आ रहा है। 11 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है उसने 23,500 के लेवल को ब्रीच किया है। आप देखिए जो पावर स्टॉक्स हैं कुछ उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन है। पावर ग्रिड हो गया, RIL हो गया, कोल इंडिया हो गया, वहां पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन HDFC बैंक नए 52 वीक लो पर ये शेयर है, 818 रुपए का भाव आपको दिखाई देगा, और आज बड़ी गिरावट इसमें हो रही है। कोल इंडिया में हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास के गेंस पर आपको कारोबार फिर से होते हुए नजर आएंगे। तो छोटी छोटी बाइंग उन्हीं स्पेसेस में है। कल जहां पर हमने थोड़ी बाइंग देखी थी, थोड़ी सिलेक्टिव बाइंग आज आप फार्मा स्पेस पर भी देखेंगे। लेकिन LNT को देखिए, 1.5% के आसपास की गिरावट हो गई है। इसके अलावा अगर आप सीमेंट में आप अल्ट्राटेक को देखिए, टाटा स्टील को देखिए, वहां पर कमजोरी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इटर्नल में थोड़ी सी बाइंग हो रही है। इटर्नल में तेजी हल्की सी आई है, 220-22 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको नजर आएंगे। कुछ बाइंग हम देख रहे हैं कि जुबिलेंट फूड में भारी गिरावट आई थी, 1% के आसपास की तेजी है। एक्सचेंज रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसमें BSE का शेयर आपको ऊपर आज नजर आएगा।
तो हल्की फुल्की बाइंग ये है। लेकिन निफ्टी बैंक के जो सभी 14 के 14 शेयर हैं, चौतरफा आज गिरावट पर वहां पर शुरुआत आपको होती हुई नजर आएगी। जो कैपिटल गुड्स वाले शेयर हैं, जो पावर स्टॉक्स हैं, सीमेंस देखिए आप, एनटीपीसी देखिए, आपको आज हल्की फुल्की बाइंग दिखाई देगी। लेकिन ऑटो एंसिलरी वहां पर प्रॉब्लम साफ तौर पर नजर आ रही है। एक और शेयर जिसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे, शेयर को तो चलना चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 52 वीक लो बना रहा है, वो है वरुण बेवरेजेस का। आज फिर से नए निचले स्तर पर यह शेयर पहुंच गया है, तो ये एक चिंता का सबब है बाजार के लिए। स्ट्रेंथ की साफ तौर पर आपको साफ कमी दिखाई देगी इस वक्त बाजार में, और पार्टिसिपेशन भी नहीं है, ये एक दिक्कत की बात जरूर है। निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 180 अंकों के आसपास की नजर आएगी, और सारे के सारे जो सेक्टर और इंडेक्स हैं, आईटी हो गया, ऑटो हो गया, ये तमाम जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं बाजार की, वहां पर आज आपको नेगेटिविटी दिखाई देगी। बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सभी शेयर आज बाजार पर दबाव बना रहे हैं। तो कमजोर शुरुआत हुई है, और कमजोर शुरुआत के बाद आप ये हीट में भी देखिए, ऑयल एंड गैस इंडेक्स सपाट है, तेजी उसमें नहीं है। बाकी सारे के सारे इंडेक्स, आईटी, मेटल, ऑटो, बैंक, लगभग 1% के आसपास की गिरावट पर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा अहम सपोर्ट टूटा है, न सिर्फ निफ्टी के लिए बल्कि निफ्टी बैंक के लिए भी। निफ्टी 23,500 के नीचे। चलिए अब चलेंगे सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास, ज्यादा समय लेंगे नहीं, और उनसे समझते हैं कि बाजार में जो शुरुआत हुई है आपके लिए ओपनिंग ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से गिरावट भरा बाजार, बट ऐसे में आपके लिए मौके कहां पर हैं ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, और चलते हैं सीधे उनके पास। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका व्यू, कहां पर देख रहे हैं आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव? जी, करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अभी रिसेंटली 29.5 मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट जोन से बाय कीजिए। पहला टारगेट 105, सेकंड टारगेट 111 होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 97.5 मेंटेन करके जाइए। एनटीपीसी ग्रीन करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। तो चलिए 5% का मूव ऑलरेडी है, बट एनटीपीसी ग्रीन करंट जोन से फिलहाल बाय करके चलिए। अंशुल जी, अब आपके पास आना चाहेंगे, आपके ट्रेडिंग आइडियाज। देखिए, पावर स्टॉक्स में ही अपसाइड दिख रही है। कोल इंडिया चल रहा है, एनटीपीसी ग्रीन चल रहा है। उसी कड़ी में प्रीवियसली हमने बाय दिया था सीजी पावर, आज वापस से उसमें फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। तो 747 में सीजी पावर बाय करके चलना है। 735 का स्टॉप लॉस रहेगा और 762 का टारगेट रहेगा। तो सीजी पावर बाय करके चलना है। पावर बाय करके चले। पावर स्पेस में ही एक्शन देखने को मिल रहा है, पर रचित, आपका नजरिया, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। आप जो एक न्यूज कवर कर रहे थे, उसी पर्टिकुलर सेक्टर को पूरा एक ओवरव्यू लेके चल रहा था। और देखें जिस तरीके से अभी ये वापस हम देख रहे हैं कि यूरिया के लिए हम चाइना के पास जा रहे हैं। 2023-24 में भी अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर में, तो चाइना ही हमारा मेजर सप्लायर था। वापस अगर हम उनके साथ ही जा रहे हैं, तो कुछ कुछ काउंटर्स हैं जिनमें हमको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। इंडियन पोटैश अगर हम देखें तो ये एक अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी आप देखें अच्छा लग रहा है, बट अभी जो कॉल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है नेशनल फर्टिलाइजर। जिस तरीके से ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है इन लेवल्स पे, 72 ऑड लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस बहुत ही पास निकल के आ रहा है, 66 का होगा स्टॉप लॉस। और पहला टारगेट हम देखें, जैसे ही ये बाउंस बैक दिखाएगा 80 रुपीज का पहला टारगेट होगा। और अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस ग्रो थ्रू हो जाता है तो आपको एक फोर्टनाइट में 88 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। चलिए NFL यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और 88 के भी लेवल्स इस काउंटर में आपको आते हुए दिख सकते हैं। देखिए एक बीटन डाउन नेम है, अगर पिछले कई सारे टाइम फ्रेम्स का हम रिटर्न देखें तो वो नेगेटिव ही है, बट ऐसे में देखते हैं कि स्टॉक आगे किस तरीके से मूव करता है। 80 और 88 के टारगेट्स फिलहाल रचित जी सुझाते हुए। पर आज फिर से देखिए ऑटो काउंटर्स जो हैं बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तमाम ऑटो स्टॉक्स में फिर से आज हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, और कोई भी रिस्पाइट नहीं है निचले स्तरों से।
पर चलिए आइए कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं। और कोल इंडिया, ये काउंटर पे आज फिर से एक ब्रोकरेज नोट आया है। अब देखिए एनर्जी क्राइसिस के चलते कोल पे स्विच करना तो पड़ेगा ही, और ऐसे में कोल इंडिया में फिर से एक बार अपमूव हम आते हुए देख रहे हैं। अंशुल जी, आप उसका जिक्र कर ही रहे थे, एक बार लेवल्स भी बता दीजिए कोल इंडिया पे कौन से लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए। देखिए कोल इंडिया में जो रेजिस्टेंस जोन थी वो 59.85 कल उसको तोड़ा है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल थे 50 डे एवरेज वॉल्यूम से। तो 482.7 का जो टारगेट हमने डिस्कस किया था वो अभी खुला हुआ है, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर 515 रुपए तक जा सकता है। बट 482.7 ये थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है। हल्का वहां से रिएक्शन जरूर आ सकता है, बट वो रिएक्शन ही रहेगा। उसके बाद हम 515 और लेवल्स देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग अगर इनिशिएट करना है तो कर सकते हैं। 459 का स्टॉप लॉस जरूर ले लेना चाहिए। इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप ध्यान रखें कोल इंडिया की अगर बात आती है तो। बट आज एक बार एलएनटी पर भी राय लेते हैं, क्योंकि ओपनिंग के बाद हमने 1.5% की यहाँ पर गिरावट देखी थी। प्रदीप जी, कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? तरीके से मूव दिखा रहा है। मैं समझता हूँ कि करेंट जोन से भी एक बार हमें वेट करके जाना है। मुझे लगता है कि एक बार मोटा मोटा 4 to 5% का एक बार करेंट जोन से नीचे आपको आते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले ज्यादा अप मूव मैं अभी कंटिन्यूअसली देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली बेस फॉर्मेशन होने का ट्राई किया था लेकिन अल्टीमेटली बेस फॉर्मेशन हो नहीं पाया। अब जिस तरीके से कारोबार अभी हो रहा है, एक बार करेंट जोन से 4 से 5% का एक गैप अगर मिलता है नीचे के साइड में, उसके बाद फिर से एक बार हमें रिव्यू कर लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तो कोई बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। राय आपकी कोल इंडिया के ऊपर आती हुई। चलिए, एक स्टॉक जो है वो सरकारी कंपनी है, बेसिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, आईएफसीआई आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए स्टॉक में बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है आईएफसीआई के अंदर। एक्शन की क्या वजह है, कोई ऐसी खबर तो बड़ी है नहीं इस कंपनी को लेकर, लेकिन एक्शन जो है वो काफी 7.5-8% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है इस शेयर में इस वक्त। जरा एक बार चेक कीजिए अंशुल जी, आईएफसीआई क्या कह रहा है चार्ट, कुछ अनयूजुअल दिख रहा है क्या इसके ऊपर? सर वीकली स्विंग लो स्वीप हुआ है, 53.78 का वीकली स्विंग लो स्वीप हुआ है और आज ओपन लो के साथ चला है। तो 60.24 ये एक रेजिस्टेंस जोन है और प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट भी है जहां से फेल हुआ था, उसी को रिटेस्ट करने जा रहा है 60.24। अगर उसके ऊपर टिका तो सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट होगा, तब 67 तक के टारगेट खुलेंगे। बट फिलहाल के लिए 60.24 का लेवल पकड़ के चलिए एज टारगेट। उसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए ये रहा आईएफसीआई के ऊपर आपको मिलती हुई कि एक बड़ी, मतलब एक आज पावर शेयरों को अगर आप देखेंगे ना तो बड़े एक्शन की तैयारी इनमें दिख रही है आज। पावर शेयरों में आप देखिए आज के जो टॉप गेनर्स है ना उनमें आपको दिखेगा 500 में गेनर्स में एनटीपीसी ग्रीन, अदानी टोटल, जो गैस से रिलेटेड शेयर है वो भी दिख रहे हैं एक्शन में। इनफैक्ट सीईएससी आपको दिखेगा। उसके अलावा आपको कुछ और पावर शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आज अच्छे खासे एक्शन में देख रहे हैं। एनटीपीसी ने भी 52 वीक हाई बनाया है, बड़ा एक्शन यहां भी देखने को मिल रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन एक स्टॉक इस पूरे एक्शन के बीच में बड़ा स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज का, जो 52 वीक लो टच कर गया है आज। 30,375 का 52 वीक लो इसने टच किया है पेज इंडस्ट्रीज। काफी बड़ा शेयर है, इस पे एक बार राय लेते हैं जरा प्रदीप जी से। प्रदीप जी जरा पेज इंडस्ट्रीज को चेक कीजिए, बताइए कि ये लगातार जो है वो गिरावट दिखा रहा है, आज 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया है। क्या राय बनती है, अगर किसी के पास हो तो क्या करना चाहिए? ये भी चार्ट में वीकनेस है और मुझे लगता है कि सेल करके ही चलना चाहिए। अगर किसी के पास है लॉन्ग टर्म व्यू से तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूं कि जब ये ब्रेकआउट आया था अभी भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 26,600 करेंट जोन से आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड मार्क माय वर्ड, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 1 महीना कभी भी आपको एक बार 26,600 26,000 आना ही है। तो उससे पहले कुछ भी बाउंस मैं देख नहीं पा रहा हूं। इस बीच जो एनटीपीसी ग्रीन का टारगेट दिया था, एक बार फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है, इसमें एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट 109 110 आना है, उसके लिए अभी भी कॉल ओपन है। ठीक है, प्रदीप जी की तरफ से ये व्यू। बाजार में देखिए रिकवरी की कोई खास संकेत लोअर लेवल से मिल नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि 23,400 तक गया निफ्टी तो वहां से कोई बाउंस बैक करके ऊपर बहुत ज्यादा कोई एफर्ट आपको दिखाई दे। अभी भी वहीं पर है
बल्कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हल्की सी रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी 10 मिनट का ही समय हुआ बाजार की शुरुआत हुए, देखते हैं कि रिकवरी आती है या नहीं आती है। लेकिन कुछ स्पेसेस जहां पर ऊपरी स्तरों से हम प्रॉब्लम लगातार देख रहे हैं, आज फिर से आप देखिए कि पॉलीकैब और केआई दोनों के दोनों शेयरों में गिरावट आपको नजर आएगी। फरवरी में लगभग 25% के आसपास के गेंस दोनों शेयरों ने दिखाया था, रिकॉर्ड हाइस पर गए थे। और वहां से जो ही ये खबर आई कि कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और शॉर्ट सप्लाई रहेगी अगले 15 साल तक, इन शेयरों में रिवर्सल बड़ा शार्प आ रहा है। पिछले 6-7 सत्र में हमने देखा है कि एक आध सत्र में शायद थोड़ी बहुत बाइंग आई होगी, अदरवाइज लगातार फॉलिंग चैनल में है ये। रचित जी, आपका व्यू जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि गिरावट अभी और बढ़ेगी या फिर शेयर संभलेंगे? ट्रेड कैसे करें इनको? अभिषेक सर, इट लुक्स लाइक आज मेरा दिन ही नहीं है। मतलब आपके पास से जितने भी मेरे पास स्टॉक आ रहे हैं, सबके लिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ पॉजिटिव व्यू। और इसके पीछे का कारण कॉपर प्राइस फ्लक्चुएशन है। और अगर आप वायर इंडस्ट्री का थोड़ा सा डेटा देखेंगे ना, जनवरी मंथ में एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने अपना प्रोक्योरमेंट कर लिया था। फेब्रुअरी मंथ उस तरीके से नहीं पूरी एक सेल्स रजिस्टर कर पाया है। फेब्रुअरी सेल्स भी कूल ऑफ होती हुई दिख रही है, कॉपर प्राइस फ्लक्चुएशन भी है। और ये जितने भी मार्की नेम्स हैं, इनके साथ एक और प्रॉब्लम क्या होगी कि जो लोकलाइज्ड रीजनल जो वायर मैन्युफैक्चरर हैं, वो रिलेटिवली 10 to 15% डिस्काउंट पे दे रहे हैं डिसेंट क्वालिटी। और एक और फैक्टर जो इनके लिए थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो रहा है, अल्ट्राटेक ग्रुप, अब आप देखें वायर इंडस्ट्री में एंट्री लेने की बात कर रहे हैं। अडानी की तरफ से भी वी आर एक्सपेक्टिंग। ऑलरेडी कॉपर मार्जिन प्रेशर, रीजनल प्लेयर्स की प्रॉब्लम, और ये दो बड़े नाम जो आ रहे हैं जिनका ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इनको फ्लोट करने में अपने प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी यहां से कोई रिवर्सल नहीं देखने को मिलेगा। अभी फर्दर डाउनसाइड ही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लोअर लेवल पे भी बाइंग की एडवाइस नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइम निकल जाने दे। और ये जो दो बड़े प्लेयर्स हैं, इनको आते हुए देख लें, और कॉपर प्राइस कहीं स्टेबल हो, उसके बाद ही इसमें हमें कुछ करना चाहिए। जिनके पास है रचित जी, वो क्या करें? मान लीजिए ये तो नए वालों के लिए राय होगी, अब ये दोनों बड़ी अनिश्चित सिचुएशन है। जिनके पास है वो क्या करें? रहें, अभी बने रहें, या निकल जाएं? देखिए, क्लियर केस है। जैसे दोनों स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, पॉलीकैप की हम बात कर लेते हैं। पॉलीकैप अगर चार्टिकल पैटर्न्स में हम देखते हैं तो 200 डे मूविंग एवरेज 72.48 का है और 50 डे 77.41 का। इसी रेंज में अभी ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिख रहा है। जब तक ये 72.40 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता है, हायर लेवल्स पे 77.40, 78.60 लेवल्स अगर आपको मिलते हैं, एक बार अपनी पोजीशन बुक करके और निकल सकते हैं। बहुत ज्यादा एडवेंचर या लोअर लेवल पे अभी खरीदने लायक ये सिचुएशन नहीं बन रही है। केईआई भी आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल सिमिलर मूवमेंट कर रहा है, होवर कर रहा है अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज। सपोर्ट 200 डे का लेंगे, जिसको हम स्टॉप लॉस कंसिडर कर लेंगे 4160। और जो 50 डे मूविंग एवरेज है 4516, यहां से हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखेंगे 4516, 4560, 4580 लेवल्स। जहां आपको एग्जिट मिले, एक बार एग्जिट जरूर बुक कर लीजिएगा। अनसर्टेनिटी अभी बहुत ज्यादा होवर कर रही है इसके ऊपर। को लेकर निवेशकों के लिए भी राय होगी। अगर आप नई पोजीशन के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी आपको रचित जी ने गाइड कर दिया है। एक और शेयर पर व्यू लेते हैं, उसके बाद स्टूडियो में हमारे साथ हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। वरुण बेवरेजेस को लेकर प्रदीप आपसे व्यू चाहिए। वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की बॉटलर हैं, गर्मियों की शुरुआत हो गई है, लेकिन शेयर लगभग आज इसने 2 साल का, 2.25 साल का निचला स्तर छुआ है। हालांकि कमज़ोर शुरुआत के बाद थोड़ी सी इसमें हम बाइंग स्ट्रेंथ देख रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम की बात यह है कि कैंपा, जो कि अब रिलायंस का ब्रांड है, काफ़ी एग्रेसिव है। मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, मैं वाराणसी गया था, फिर वहाँ से अपने होम टाउन गाजीपुर गया। मैंने देखा तमाम छोटे छोटे आउटलेट्स पर हमें कैंपा के प्रोडक्ट दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने ना सिर्फ प्राइसिंग अपनी एग्रेसिव रखी है, बल्कि जो रिटेलर्स हैं उनके लिए जो इंसेंटिव है वो भी बेहतर रखा है बाकी बड़ी कंपनीज के मुकाबले। आपकी राय प्रदीप, जरा चार्ट देख के बताइए, बॉटमिंग आउट के कोई संकेत हैं या फिर यह प्रॉब्लम बनी रहेगी? देखिए अभिषेक जी, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई जो टॉप बनाया था वहां से ऑलमोस्ट 35% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है।
आज जो थोड़ा बहुत नीचे से ऊपर आ रहा है, जस्ट नॉर्मल डेड कैट बाउंस है, वीकली चार्ट में पूरा नेगेटिव ही है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से इसको 380 375 एक बार आना है, तो इसीलिए डे हाई पे है। फिर भी मैं बाय करने का सलाह इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि चार्ट में बहुत ही ज्यादा वीकनेस है। तो अगर किसी के पास है, मेक श्योर यू हैव टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 380 और बने रहिए। 380 के नीचे कभी आपको नहीं रहना है, लेकिन एक बार अगर 455 को क्रॉस कर लेता है, सस्टेन होता है, तो फिर से यहाँ पे आपको न्यू मूव आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए वरुण बेवरेजेस यहाँ पर रखेंगे नजर पर। एक और एक्सपर्ट के पास चलते हैं। अब हमारे साथ हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपका क्विक व्यू ऑन द मार्केट्स और साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दे दीजिए। धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो ये इतनी खराब मॉर्निंग भी नहीं है फ्रैंकली सृष्टि, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट शायद 250 पॉइंट डाउन खुले, 250-300 के आसपास, बट ये निफ्टी को जो 150 पॉइंट डाउन टिक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा रिलेटिव रेजिलियंस बिल्डअप हो रहा है मार्केट्स में। लास्ट 2-3 दिन में अगर हम देखें तो मार्केट का टेक्सचर बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है। एडवांस रिटर्न रेशियो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही है। मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में एक फाइट बैक आ रहा है। कुछ चुनिंदा लार्ज कैप्स है जिनकी वजह से मार्केट्स में प्रेशर बन रहा है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का जो मूड है वो करीबन 23,500 और 24,000 के आसपास हम ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि एक शायद अच्छा संकेत है, इंडिकेशन है कि अगर ग्लोबल डेटा पॉइंट ज़्यादा डिटीरियोरेट ना करे तो हम शायद इस 500 पॉइंट के रेंज में आने वाले कुछ एक दिनों तक और ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स में। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ एक ट्रेड से इनिशिएट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा डीमार्ट पे, बिकॉज ये जो स्टॉक है आज काफ़ी दमदार प्राइस परफॉर्मेंस दिखाया है। एक मेजर स्विंग ब्रेकआउट था 4,000 के नीचे डीमार्ट पर, 3,980 का जो रेजिस्टेंस था, बट उस स्टॉक ने आज क्रॉस किया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। स्टॉप टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे करीबन 4,180 का, स्टॉप लॉस 3,900 का रख सकते हैं। सेकेंड जो सेल कॉल रहेगी वो रहेगी बजाज फाइनेंस पे। इनफैक्ट मैंने कल भी इस पे सेल कॉल इनिशिएट किया था, बिकॉज मेरा मानना है कि 900 का जो लेवल तोड़ा है बजाज फाइनेंस ने, ये एक मेजर स्विंग सपोर्ट था स्टॉक के लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था। तो उस लिहाज से वीकनेस एक्सपेक्ट करूंगा बजाज फाइनेंस में। शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं करीबन 840 रुपये का और स्टॉप लॉस 886 का। ऑलराइट, तो चलिए डी मार्ट यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है और बजाज फाइनेंस ये जो है फिलहाल वीक लगता हुआ, तो इन काउंटर्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। बट एक बार फोकस कर लेते हैं राम की इंफ्रा पे भी, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे जो है खबर फ्लैश हो रही है। 3,000 करोड़ के आसपास का जो है इनको नया ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से, और कंपनी का मार्केट कैप भी देखें तो काफ़ी छोटा ही है, 3-3,500 करोड़ का ही है। बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्डर विन ज़रूर है, पर मार्केट कैप के लिहाज से बहुत बड़ी कंपनी फ़िलहाल नहीं है। इस बीच आप अगर हम देखें तो आईटी काउंटर्स पे फिर से आज प्रेशर आता हुआ, चाहे वो तमाम काउंटर्स हों, कोफोर्ज ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, HCL टेक, क्योंकि कल आईटी स्पेस थोड़ा सा बस ज़रूर कर रहा था, बट फिर से आज उन पे वीकनेस दिख रही है। देखिए एम्फेसिस, टेक एम, पर्सिस्टेंट, ये तमाम स्टॉक्स फ़िलहाल नेगेटिव रिएक्शन दिखाते हुए। बट इवन मेटल काउंटर्स में से स्टील स्टॉक्स भी अब लुढ़कते हुए नज़र आ रहे हैं। हिंडाल्को के बारे में हमने चर्चा की थी, टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदाल स्टील, कुणाल, इन सब पे भी प्रेशर है। क्या ये ग्लोबल चिंताओं के चलते अब मेटल काउंटर्स की बारी है? तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये प्रॉफिट बुकिंग राउंड है, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है और मेटल काउंटर्स अपेरेंटली बहुत अच्छा कर रहे थे। तो जब मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट होता है तो काफ़ी सारे जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं उनमें से एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल PSU बैंक्स में भी एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का फेज देखा है हमने, और पहले ये दोनों ही सेक्टर्स PSU बैंक्स और मेटल्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे। तो मेरा मानना है कि एक प्रॉफिट बुकिंग की वेव के वजह से इनमें करेक्शन आ रहा है। इसको फिलहाल मैं ज़्यादा डाउनसाइड में रीड नहीं करूँगा, बिकॉज ये जो सारे स्टॉक्स और मेटल इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, वो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, एक करेक्टिव वेव है मार्केट का प्रेशर की वजह से, हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों तक शायद ये कंटिन्यू रहे जब तक मार्केट स्टेबलाइज ना हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए इन काउंटर्स पर रखेंगे नज़र। पर एक स्पेस जो कि कुणाल ने हाईलाइट किया, FMCG पैक, वो जो है एक्शन दिखा रहा है, चाहे वो टाटा कंज्यूमर्स हो, HUL हो, ये अब धीरे धीरे कर ऊपर आ रहे हैं। एक बार अंशुल जी आपका व्यू ले लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि FMCG स्पेस पे आप इतने बुल हैं नहीं, बट इस मार्केट की रिकवरी में कोई स्टॉक जो कि आपको बेहतर प्लेस्ड लग रहा है? देखिए, हमने कोलगेट पामोलिव मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है कि ये नीचे में
1958 1980 की जोन तक आ सकता है, तो इस जोन में आ चुका है। इसमें एक बाउंस बैक आपको हल्का सा मिल सकता है टुवर्ड्स 2005 2010 ऑड लेवल्स। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ भी हल्का सा बाउंस बैक मिल सकता है आपको टुवर्ड्स 2190 2195 ऑड जोन। बट अगेन वही बीटन डाउन काउंटर्स हैं, तो एक बाउंस बैक जरूर मिल सकता है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली फार्मा और पावर स्टॉक्स में है, तो मेरा इंटरेस्ट वहां ज्यादा रहेगा। जैसे टोरेंट फार्मा हमने कल भी डिस्कस किया था, आज नया डे हाई बना रहा है, तो इस टाइप के काउंटर्स में थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट अगर रहेगा, मार्केट बाउंस बैक करता है, तो ये स्टॉक्स फटाफट से आपको 2 से 3% के रिटर्न आराम से दे सकते हैं। तो बाउंस बैक में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बट अगर प्ले करना ही है तो कोलगेट पामोलिव और हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक छोटा सा बाउंस बैक दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये राय है। चलिए इस बीच टाटा मोटर्स पीवी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये स्टॉक लगातार पिटाई का शिकार हो रहा है और देखिए आज 52 वीक लो के आसपास ये पहुंच गया, इनफैक्ट हिट कर दिया 318 का। इन्होंने 52 वीक लो हिट कर दिया है। टाटा मोटर्स पीवी की हम बात कर रहे हैं। एक राय इसके ऊपर लेते हैं जरा रचित जी से। रचित जी, टाटा मोटर्स पीवी कोई राय आपकी बनती है क्या इस पर? चलिए, रचित जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। एक और नए मेहमान हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रूपक डे एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और सबसे पहले शुरुआत आपके ट्रेडिंग आइडियाज के साथ करेंगे, फिर आपसे कई स्टॉक्स पर बात भी करनी है। मेरा पहला ट्रेडिंग पिक रहेगा एसीआई। स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने का एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 252 फॉर अ टारगेट ऑफ 270 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है एट 240। दूसरा स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट अप ट्रेंड दिखा रहा है। इवन जो जो तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसके बीच में भी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अभी पावर सेक्टर स्टॉक का डिमांड भी और ज्यादा हो रहा है, तो 307 के आसपास चल रहा है। बाई की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 330, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 294 में। तीसरा कॉल रहेगा फर्स्ट क्राई। ये स्टॉक भी एक रिवर्सल का मोमेंटम दिखा रहा है। स्टॉक में अच्छी खासी रिवर्सल आ सकता है शॉर्ट टर्म में। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 229 फॉर अ टारगेट ऑफ 240, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 225 पे। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो आपके पास आते हुए रूपक जी की तरफ से, और इनके टारगेट स्टॉप लॉस जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस और टारगेट्स का ध्यान रखते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट कीजिए। चलिए, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, टोरेंट फार्मा का। टोरेंट फार्मा जो है वो अपने, इनफैक्ट आप देखिए काफी बड़ी तेजी दिखा रहा है। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया ये शेयर। कुणाल जी से एक राय लेते हैं टोरेंट फार्मा के ऊपर। अगर किसी के पास ये है पोर्टफोलियो में तो क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए या फिर अभी तेजी और बाकी है, गैस और बाकी है और रुकना चाहिए थोड़ा? तो गैस की तो कमी डेफिनेटली है मार्केट में और उसी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बट अगर हम बात करें फार्मा स्टॉक्स पे, तो मेरा मानना है कि आई थिंक इस ट्रेंड को होल्ड करना चाहिए। बहुत बार होता है कि जब एक स्टॉक एक सेक्टर परफॉर्मिंग होता है तो बिकॉज मार्केट का सिनारियो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि आई थिंक उन सेक्टर्स या उन स्टॉक्स में से हम प्रॉफिट बुकिंग करके पोजीशन को शील्ड कर दें। बट आप इमेजिन करो कि अगर वो कैपिटल आप बुक भी कर जाते हो तो उसको डिप्लॉय कहाँ पर करोगे? बिकॉज फार्मा के अलावा काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स जो है वो अभी भी ड्रैग कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर करेक्टिव वेव में है। तो मेरा मानना है कि उस लिहाज से स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में बने हुए रहना चाहिए हमेशा, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एक खराब मार्केट में या एक टफ मार्केट जोन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो जनरली बेटर मार्केट टाइम्स में अच्छा खासा रिवॉर्ड भी देते हैं। तो उस लिहाज से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फार्मा स्टॉक्स में अभी भी बने रहना चाहिए। ठीक है, फार्मा स्टॉक्स में बने रहने की सलाह है। और आप देखिए सिलेक्टिव बाइंग हो रही है थोड़े से ना, मतलब एक्चुअली बाजार में आज पार्टिसिपेशन भी थोड़ा कम रहेगा और शुक्रवार वाला फैक्टर तो काम करेगा। आप देखिए 625 जो शेयर हैं वो तेजी वाले हैं। 2000 शेयर हम देखने की गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आज पावर में, कंजम्पशन में और फार्मा में थोड़ी सी आपको बाइंग नजर आएगी। लेकिन निफ्टी की जो गिरावट है अभी भी करीब 200 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक 625 अंक नीचे, 54,500 के नीचे। निफ्टी 23,450 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा।
LNT को लेकर एक व्यू चाहिए। अच्छा, LNT और ब्लू स्टार, कुणाल जी आप ही व्यू दीजिए, थोड़ा समय आपको हम ज़्यादा देना चाह रहे हैं, आप थोड़ा लेट जुड़े। LNT में हम देख रहे हैं कि लगातार ऊपरी स्तरों से प्रॉब्लम आ रही है और डायरेक्ट कोरिलेशन है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। अगर इनका मिडिल ईस्ट में बड़ा एक्सपोजर नहीं होता तो शायद इतना नहीं टूटता ये, क्योंकि बाकी कैपिटल गुड शेयर में देख रहे हैं कि तेजी है। LNT आपको क्या लग रहा है कि स्टॉप लॉसेस कहां पर लगा के रखे लोग? तो आई थिंक जो नियर टर्म स्टॉप लॉस था स्टॉक में वो करीबन 3730 का था, जो लास्ट टाइम मतलब जब जनवरी में भी स्टॉक गिरा था तो 3700 के आसपास का एक लो बनाया था। वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक करके न्यू हाईस को टच किया था 4400 के लेवल्स को। तो मेरा मानना है कि 3730 के आसपास का वो स्टॉप लॉस था, उस लेवल्स को तोड़ के स्टॉक करीबन 2-3% डाउन हो चुका है। तो स्टॉप लॉस वाइज तो या सपोर्ट वाइज ये स्टॉक ने उस लेवल्स को ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट जो डाउन साइड पर है LNT पे, वो अब आते हैं 3400 पे, जो मेरा मानना है कि बहुत क्रिटिकल जोन है स्टॉक के लिए, बिकॉज उसके बाद ऐसा लग रहा है कि स्टॉक करीबन 3050 तक भी आ सकता है। तो अब जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस ब्रेक करने के बाद में या सपोर्ट्स ब्रेक करने के बाद में लगभग 300 पॉइंट डाउन साइड पे, अब हम देख रहे हैं कि हर 300 पॉइंट डाउन साइड पे एक मेजर सपोर्ट LNT के लिए, जो लगभग 10% के आसपास होगा स्टॉक प्राइस का। तो इसके लिए रिस्क एपिटाइट होना, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम होना और इस करेक्शन को डाइजेस्ट करने की एपिटाइट होना, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अगर ट्रेडर्स यहाँ पे फिर भी होल्ड करना चाहते हैं अपनी पोजीशंस को। ठीक है, LNT को लेकर ये व्यू हो गया। देखिए, कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बैकलॉग है ना, उसमें लगभग 35 to 37% वो मिडिल ईस्ट से आता है, और वहाँ पर क्या है कि ऑपरेशन अभी प्रभावित होंगे, वो रुके हुए होंगे। तो अगर आप निवेशक हैं तो एक मौका ज़रूर हो सकता है। आप अपनी किसी वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिए, बातचीत कर लीजिए, अपनी रिसर्च कर लीजिए, और स्टॉप लॉस आपको बता दिया है इसको लेकर कुणाल जी ने। अंशु जी, ब्लू स्टार को लेकर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। टेलविंड्स हैं, गर्मियों की शुरुआत हो गई है, डिमांड अच्छी निकल के आएगी इस बार भी, लेकिन दिक्कत की बात बस ये है कि जब भी ये 1950 से 2000 रुपए की जोन में शेयर जाता है, पिछले साल भर में हमने ये पैटर्न देखा है, तो एक सप्लाई आती है। आज 4% की भारी भरकम गिरावट है ब्लू स्टार में। ये मौका है खरीदने के लिए, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा करेक्शन और बढ़ जाएगा इसमें? सर, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आप एकदम सही कह रहे हैं कि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बिल्ड है, और उसकी वजह ये है कि 20 हफ्ते में 37% करेक्ट हुआ था, और उसके बाद से 50% रिट्रेसमेंट की जोन के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। बुल्स इवेंचुअली विनर बन के निकलेंगे, बट उनको अभी और समय चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज पे आके रेस्ट कर रहा है। तो एज ए वैल्यू बायर जिसके पास 6-8 महीने का समय, वो जरूर कर सकता है। लेकिन मोमेंटम प्लेयर, चूंकि हम ट्रेडर हैं और मोमेंटम खोजते हैं, तो हमें ब्रेकआउट चाहिए होता है, और ब्रेकआउट पूरे स्ट्रक्चर का 2025 के ऊपर है। तो मेरी वॉच लिस्ट में जरूर बना हुआ है, बट बाई कॉल्स इनिशिएट करना 2025 के ऊपर चालू करेंगे, जब ये पूरी ओवरहेड सप्लाई क्लियर करके बुल्स फाइनली विनर बन के उभरेंगे। तो फिलहाल वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। बाइंग का स्ट्रक्चर 2025 के ऊपर बनना स्टार्ट होगा। राइट, तो 2025 के ऊपर बाइंग का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा। फिलहाल वेट एंड वॉच ब्लू स्टार पर आता हुआ। पर चलिए, आप देखिए, वॉर की सिचुएशन के चलते तमाम सेक्टर स्टॉक्स पर इम्पैक्ट तो पड़ा है ही, ना ही सिर्फ ब्रॉडर मार्केट में एक सेल ऑफ है, बल्कि लार्ज कैप्स भी इससे पीछे नहीं हटे हैं। और ऐसे में कहाँ पर है आपके लिए मौके? आज ET Now स्वदेश पर आप ये समझ सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ 12:30 बजे, जहाँ पर हम लेकर आएंगे एक खास शो जिसका नाम है वॉर का बुखार, मौका शानदार। आप देख सकते हैं हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे समझेंगे कि वॉर सिचुएशन से कैसे डील करें, मार्केट में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, और कौन से तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स में आपके लिए मौके हैं जहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी पर खास चर्चा आज 12:30 बजे हमारे साथ जल्द जुड़िएगा। तो चलिए, आज तो हम ये खास पेशकश लेकर ही आएंगे, बट इसके अलावा एक बार मार्केट्स पे क्विक नज़र डालें तो कोई भी सब्सटैंशियल रिकवरी के फिलहाल संकेत नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, FMCG एक ऐसा खेमा ज़रूर है जहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ डिफेंसिव्स आगे आ रहे हैं, और ऐसे में फार्मा में हमने डिसेंट मूव देखा। आज FMCG का दिन लग रहा है। HUL, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स ये बन चुके हैं आपके निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स। बट भारती एयरटेल ये काउंटर भी आज थोड़ा मूव दिखा रहा है, और हाल फिलहाल कुणाल कुछ बड़े मूव्स दिखाए नहीं है, बट आज ऐसे बाजार में भी स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। क्या मायने लगाएं इसके?
तो ये इंडिकेशन है कि शायद 1800 का एक अच्छा बेस बना रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म में, बट ये अभी भी अपने लोअर लोज को और लोअर हाइस के पैटर्न को मेंटेन कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चरली अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि स्टॉक में सारा नेगेटिव प्राइसिंग हो चुका है, बिकॉज अगर ये स्टॉक 2-3 दिन लगातार अपने पुराने हाइस को या फिर अपने प्रीवियस हाइस के पैटर्न को ब्रेक करके एक हायर लो पैटर्न बनाए, तब जाके हम कहेंगे कि शायद इसमें सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है और बायर्स की इंटेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 1800 का एक पिट स्टॉप लेवल है, एक पॉज जोन है भारतीय एयरटेल के लिए। हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों तक स्टॉक शायद इस 1800 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करे, बट अगर जब तक हम 3 लगातार या 2 से 3 लगातार अगर हम ऐसे दिन नहीं देखें जहाँ पे स्टॉक हायर साइड पे क्लोज करता है और एक हायर लो हाई का पैटर्न बना रहा है, तब तक हम कहेंगे कि शायद स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रेंज में ही है। ऑलराइट, तो चलिए फिलहाल भारतीय एयरटेल पे कोई भी फिलहाल राय नहीं आती हुई, थोड़ा बच के ही चलें फिलहाल इस काउंटर से। कुछ सब्सटैंशियल मूव्स फिलहाल यहाँ पर नहीं हैं, बट ऐसे में देखिए मुथूट फाइनेंस, ये काउंटर कल भी डिसेंट मूव्स दिखा रहा था और आज भी 1.5% की तेज़ी है। एक बार अंशुल आपका व्यू मुथूट फाइनेंस पे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कल के डे हाई को क्रॉस करने की तैयारी में है ये स्टॉक, क्या इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है? बिल्कुल ये स्टॉक बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऑफ लेट इसकी पिटाई भी काफी कायदे से हुई थी। 16 दिन में 24.55% पिटा था। 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज 3396 पे है, तो 100 रुपए की अपसाइड यहाँ पे अभी भी पॉसिबल है। स्टॉप लॉस आज का लो बनना चाहिए 3230 और बाउंस बैक के लिए स्टॉक को लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। 3390 के अराउंड 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। और शो के स्टार्ट में सृष्टि जी आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि वीकली स्विंग लो बैंक निफ्टी का आता है 54,226, तो ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट हम वहां से दूर रह गए। ये जोन में अगर कोई भी रिजेक्शन बनता है तो सेकंड हाफ में थोड़ी सी एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकती है टुवर्ड्स डे हाई, तो इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। इनिशियल आवर्स में 54,226, किसी भी तरह का 75 मिनट्स चार्ट पे रिजेक्शन बनता है तो एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाशते रहिए मार्केट में, बट अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी रखिए, क्योंकि देखिए मार्केट बड़े मूव्स दिखा रहा है। अगर इंट्राडे रिकवरी आ रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा शार्प है, तो ऐसे में आपको अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में ज़रूर रखना है। पर ब्रॉडर मार्केट काउंटर्स की ही बात करते हैं। देखिए आज फिर से जो TTK प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हुए, और कई सारे केमिकल काउंटर्स भी हैं जिनमें थोड़े बहुत मूव आ रहे हैं। NLC की हमने बात की, RCF ये एक और स्टॉक है जिसमें 1.5% की तेजी है। एक बार क्विकली अंशुल जी आपका व्यू RCF पे। देखिए RCF अपने 3 दिन से 50 डे मूविंग एवरेज को रिजेक्ट कर रहा है ऊपर में 131 और जोन पे, तो लेवल वही रहेगा 131। इसके ऊपर निकलता है तो क्लियर कट ब्रेकआउट बनेगा, उसके पहले स्ट्रगल रहेगी और स्ट्रगल की रेंज रहेगी 131 ऊपर में, 117 नीचे में। इस रेंज में 4-5 दिन काट सकता है, बट 4 से 5 बार 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर चुका है, तो इवेंचुअली ब्रेकआउट बनेगा। फ्रेश बाइंग 131 के ऊपर सजेस्टेड रहेगी। उस केस में थोड़ा सा बड़ा टारगेट आपको मिलेगा 142 और 146, बट फ्रेश बाइंग 131 के ऊपर करना चाहिए। जब सारे रेजिस्टेंसेस क्लियर हो जाए तब तक इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखेगा 117.5, 131। बिल्कुल। चलिए एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा कारोबार हो रहा है, वो है सिंजिन इंटरनेशनल का। 5% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है शेयर में, और देखिए आज जो वॉल्यूम है ना वो 15 लाख के आसपास के वॉल्यूम है। 1.5 मिलियन का वॉल्यूम है। जो एवरेज वॉल्यूम रहता है ना आमतौर पे मंथली, वो 10 लाख के आसपास का होता है। और अभी ट्रेड शुरू हुए मुश्किल से 35 मिनट हुए, 35 मिनट में इतना बड़ा वॉल्यूम ऑलरेडी आ चुका है। और अगर एफएनओ के भी डेटा इसके देखेंगे ना तो आपको इसमें नए जो है वो फ्रेश लॉन्ग बनते हुए दिखाई देंगे, हालांकि वॉल्यूम कम हुए हैं। जरा इसको एक बार चेक करा लेते हैं कुणाल जी से, ये हो क्या रहा है इसके अंदर। सिंजिल में क्या बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है? कुणाल जी जरा एक बार चेक कीजिए सिंजिल इंटरनेशनल को और बताइए। चलिए कुणाल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लक्ष्मीकांत जी से, इनफैक्ट रूपक जी से पूछते हैं। रूपक जी जरा एक बार चेक कीजिए सिंजिन इंटरनेशनल को, बताइए क्या चार्ट्स कुछ नई कहानी कह रहे हैं क्या? जी देखिए, सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि सिंजिन में एक मीनिंगफुल रिकवरी आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस करेक्टिव मोड में था, तो ऐसा खास कुछ पैटर्न नहीं बना।
इस बार क्या हुआ कि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से भी बाहर निकल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो रिकवरी है ना, ये कंटिन्यू हो सकता है शॉर्ट टर्म में। मेरे ख्याल से 480 500 तक जा सकता है। तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन, और एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है 400 रुपया पे। बिल्कुल, चलिए ये राय सिजिन इंटरनेशनल के ऊपर हो गई, लेकिन आपकी कमाई के मौके कैश मार्केट के अलावा डेरिवेटिव मार्केट में भी नहीं छूटने चाहिए, और इसको हम इंश्योर करते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। तो चलिए आपके लिए शुरुआत करते हैं ऐप ऑप्शंस के चैंपियन की। और ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, यस सिक्योरिटी से। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट कर रहे हैं आज हमारे व्यूअर्स को ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पे? शुभप्रभात विकास जी। तो आज के ऑप्शन में हम डीमार्ट रिकमेंड करेंगे। कल के सेशंस में यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ था और आज के सेशंस में यहाँ पे फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी 4000 के ऊपर दिया है। अगर प्राइजेस इसके ऊपर मेंटेन रखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ आज के सेशंस में डीमार्ट में देखने को मिल सकता है। इसलिए हमने डीमार्ट का 4000 कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दी है, जो कि हमें 110 रुपीज के आसपास बाय करना है। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 200 रुपीज का रहेगा। स्टॉप लॉस हमें 65 रुपीज का मेंटेन करना है। लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो 6750 का है, और टारगेट अगर अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड 13000 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो आपकी स्क्रीन पर ये स्ट्रेटजी क्लियरली दिखी हुई। डीमार्ट 4000 की, यानी एवेन्यू सुपरमार्ट 4000 रुपए की कॉल आपको, 4000 की कॉल आपको खरीदनी, 4000 के स्ट्राइक की 110 के आसपास मिलेगी। 200 का आपको रखना है टारगेट। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 65 पे। जो अधिकतम मुनाफा आपको हो सकता है वो 13500 का, और जो अधिकतम नुकसान हो सकता है वो 6750 रुपए का। तो 4010 के आसपास चल रहा है, 4000 की कॉल आपको खरीदनी है। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए, और साथ में एक और चीज का ध्यान रखिए, वो है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और नुकसान 1 लाख रुपए के पास तक हो सकता है। अगर आपको घाटा होता है तो भी आपको 28% तक ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में देना पड़ता है, और अगर आपको मुनाफा हुआ तो भी आपको 15 से 50% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना ही पड़ता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखिए, और उसके बाद ही आप अपने ऑप्शंस की ट्रेड को लीजिए। तो ये ऑप्शंस के चैंपियन के थ्रू आपके लिए कमाई के मौके। चलिए वापस लौटते हैं बाजार पर और कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी देखने को मिल रही है, हल्की शॉर्ट कवरिंग ही है हालांकि प्रीमियर एनर्जीज के अंदर। एक बार अंशुल जी से जरा चेक कराते हैं कि कितनी मजबूत है ये शॉर्ट कवरिंग। अंशुल जी जरा एक बार प्रीमियर एनर्जीज के चार्ट को चेक कीजिए और बताइए कि क्या कुछ मौके यहां निकल के आ सकते हैं क्या? देखिए स्टॉक में एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आगे स्ट्रगल कर रहा है। सेम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है जैसा आरसीएफ में था। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। 794 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा, उसके इसमें टारगेट खुलेगा 858 का, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है। 62 डेज में 41% की फॉल आई थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट 858 पे आता है। तो फ्रेश बाई जरूर बनेगा, लेकिन एक बार ब्रेकआउट ले ले 794 795 के ऊपर, तब फ्रेश बाइंग करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये 795 के ऊपर जाए अगर ब्रेकआउट ले और वहां टिके तो फिर आपको फ्रेश बाई के बारे में सोचना है। फिलहाल आपको इसे अभी अवॉइड करना है। चलिए अब वक्त हो चुका है हमारे मेहमानों से विदा लेने का। अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। रूपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय देने के लिए, तमाम ट्रेडिंग आइडियाज को सजेस्ट करने के लिए। अब मुझे, अभिषेक को और सृष्टि को आप दीजिए इजाजत, और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आपके लिए लेके आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट, और उसके बाद एक और मेहमान को हम जोड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि इस बाजार के पूरे शोरगुल में आपको करना क्या है। तो एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मार्केट का पूरा एक्शन फिर से।